अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा आपको पता है कि ये हमारा एससीसी फेज सेकंड का टेस्ट नंबर 4 था, जिसमें क्वेश्चंस जो कुछ चैप्टर जो इंक्लूडेड थे वो थे ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स, राइट। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने पेपर में मैंने आपको रखे थे उन क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ग्रेविटेशन का बेसिक क्वेश्चन है। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद अ वेलोसिटी इक्वल टू वन थर्ड ऑफ द एस्केप वेलोसिटी, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉडी। हम बॉडी को थ्रो कर रहे हैं विद वेलोसिटी वन थर्ड ऑफ द एस्केप वेलोसिटी, हमें बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन होगी। तो अगर आपने पढ़ा होगा ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, या सिंपली इसके लिए एक छोटी सी फॉर्मूला है। मैक्सिमम हाइट जो अटेन होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू आर के स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस के स्क्वायर के बराबर, वेयर के जो हमारा होता है ये होता है v बाई वी। ठीक है, गिवन वेलोसिटी डिवाइड बाय एस्केप वेलोसिटी इज के एक्चुअली। तो अब देख लीजिए कितनी हाइट अटेन कर लेगा बॉडी, इट इज आर के कितना। आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद वेलोसिटी इक्वल टू वन थर्ड ऑफ एस्केप वेलोसिटी, यानी v जो है ना वी बाई 3 है, डिवाइड बाई वी विल कैंसिल आउट, आंसर आया 1/3। तो k का वैल्यू आप पुट करेंगे 1/3, सो k का वैल्यू है 1/3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3 स्क्वायर। सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी जब बॉडी की गिवन वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी दी गई हो। तो आपका आंसर आएगा इट इज r/9 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/9, राइट। सो इट इज r/9 डिवाइड बाई 8/9, 9 and will cancel out, the maximum height attained is r/8. So r/8 is the maximum height attained by the body if the body is given a velocity one third of the escape velocity from the surface of earth. So option number थर्ड जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, ये एक सॉलिड स्फीयर भरा हुआ स्फीयर है जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड रेडियस आर, applies a gravitational force of attraction equal to F1 on a particle placed at a distance 2r from the center of the sphere। यानी पहले पूरे स्फीयर की वजह से इस बार यहाँ पे आपने एक पार्टिकल रखा है, उसमें जो फोर्स दिया गया है, ठीक है, वो फोर्स दिया गया F1 के बराबर, यानी ये पूरे स्फीयर की वजह से इस पार्टिकल पे फोर्स है F1। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि द स्फीयर विद कैविटी नाउ अप्लाइज ए ग्रेविटेशनल फोर्स F2 ऑन द सेम पार्टिकल। अब हमने ये वाला पार्ट रिमूव कर लिया, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उस रिमेनिंग पार्ट का इस पे फोर्स F2 बताया गया है, हमें F1 पे F2 बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले फुल स्फीयर की वजह से जो फोर्स होगा, फुल स्फीयर की वजह से जो फोर्स होगा पूरे स्फीयर की वजह से, तो वो फोर्स होगा Gmm/r², यानी G पूरे का मास अगर हम m रख रहे हैं और यहाँ पे जो पार्टिकल आपने डाला मान लो उसका मास है m डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपका है 2r का होल स्क्वायर, यानी पूरे स्फीयर की वजह से जो फोर्स आया दैट इज Gmm डिवाइड बाय 4r²। सो दिस इज द फोर्स ड्यू टू फुल स्फीयर, और इस फोर्स को नाम दिया गया है F1, इट इज फोर्स F1। अब जब हम ये रिमूव करेंगे, पहले हम रिमूव वाले पार्ट का फोर्स निकालेंगे कितना था, उसके लिए आपको रिमूव पार्ट का मास देखना होगा कितना था। सो रिमूव चूंकि स्फीयर है, अगर आपने ये चीजें पढ़ी है, स्फीयर है, ये रेडियस है r/2, तो रिमूव पार्ट का मास जो होता है वो होता है टोटल मास डिवाइड बाई r/2, 2 का क्यूब कितना हुआ 8, सो m/8 विल बी द रिमूव्ड मास। सिंपल टेक्निक है, छोटी सी टेक्निक है। तो जो पार्ट रिमूव किया गया है r/2, 2 का क्यूब कर लेंगे, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो रिमूव पार्ट का मास होगा टोटल मास डिवाइड बाई 8। सो दिस इज द मास ऑफ द रिमूव पार्ट, राइट। ओके, अब इस रिमूव पार्ट की वजह से अगर हम निकालना चाहेंगे ये वाले पार्टिकल पे फोर्स कितना होगा, तो फोर्स ड्यू टू रिमूव्ड पार्ट की वजह से जो फोर्स होगा दैट विल बी G, मास रिमूव्ड पार्ट का मास अब m/8 है इनटू m डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। सो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी लेनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस है 2r और ये है r/2, सो 2r प्लस r/2 कितना होता है, इट इज 4r, यानी 5r/2, यानी रिमूव पार्ट के सेंटर से यहां तक की दूरी जो है दैट इज 5r/2, ये बन जाएगा बच्चे 5r/2 का स्क्वायर, राइट। इट इज फोर्स ड्यू टू रिमूव पार्ट Gm/8 इनटू m डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस है 5r/2, तो ये वाला फोर्स बन जाएगा इट इज Gmm डिवाइड बाय 8 इनटू 25r² डिवाइड बाय 4, सो 4 1s are 4 2s are 8, तो ये बन जाएगा Gmm डिवाइड बाय 50r²। बट कहानी यही खत्म नहीं होती, ये फोर्स है रिमूव्ड पार्ट की वजह से, इस वाले पार्ट की वजह से, हमें रिमेनिंग पार्ट की वजह से फोर्स चाहिए। तो रिमेनिंग पार्ट की वजह से जो फोर्स होगा
फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट की वजह से जो फोर्स होगा वो होगा फोर्स ड्यू टू फुल स्फीयर माइनस फोर्स ड्यू टू रिमूव्ड पार्ट, राइट। सो फुल स्फीयर का फोर्स ये है Gm/r², रिमेनिंग पार्ट का जो फोर्स है दैट इज रिमूव्ड पार्ट का जो फोर्स है दैट इज Gmm/50r², राइट। तो ये आपका जो बन गया इट इज इसमें से अगर हम कुछ कॉमन भी निकालेंगे Gmm/r² आपका कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 1/50, राइट। फुल स्फीयर का ये था, सॉरी Gmm/4r², सॉरी इट इज 1/4r², राइट। तो ये आपका हो गया फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट। इसी फोर्स को नाम दिया गया है F2। फुल स्फीयर का फोर्स है F1, रिमेनिंग पार्ट का फोर्स है F2। हमें इन्हीं फोर्सेस का जो है वो रेशियो निकालना पड़ेगा, यानी वी सिंपली हैव टू फाइंड F2/F1, यानी इनको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम इनको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, इफ वी डिवाइड देम F2/F1 निकालेंगे, तो अगली स्लाइड पे अगर हम आएंगे, नाउ F2/F1, राइट। तो F2 वाला फोर्स जो हमारा था, F2 वाला फोर्स Gmm/r² into 1/4 minus 1/50, राइट, यही था 1/4 minus 1/50 divided by Gmm/4r², divided by Gmm/4r², राइट। तो Gmm/r² आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर जो आएगा इट इज सिंपली 50 minus 4 divided by 4 into 50 divided by 1/4, 4 आपका कैंसिल हो गया, 50 minus 4 is 46 divided by 50, यानी अगर हम इनको डिवाइड कर लेंगे, सो 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 2 25s are, so 23/25 is the correct answer। so 23/25 ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, पहले पूरे स्फीयर की वजह से इस पार्टिकल पे फोर्स निकालना था, वो हमने ये निकाला। उसके बाद ये पार्ट हमने रिमूव किया, रिमेनिंग पार्ट का फोर्स F2 दिया गया। तो पहले मैंने रिमूव्ड पार्ट की वजह से देखा कितना फोर्स था, फिर रिमेनिंग पार्ट की वजह से कितना फोर्स आएगा, वो होगा फुल स्फीयर माइनस रिमूव्ड पार्ट का फोर्स कितना होगा, उनको सब्ट्रैक्ट किया, हमें निकला फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट। नाउ फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट डिवाइडेड बाय फोर्स ड्यू टू फुल स्फीयर हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सो 23/25। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल जो हमारा है, द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस स्पीड सच दैट द मैन ऑन द इक्वेटर बिकम वेटलेसनेस, इन सच ए सिचुएशन व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे। जमीन की रोटेशनल स्पीड इतनी बढ़ जाती है ताकि इक्वेटर पे ग्रेविटी वैनिश हो जाती है। तो हम जानते हैं रोटेशन का असर क्या होता है, वी नो दैट एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ दैट इज G' इक्वल टू G माइनस और ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कोई लैटिट्यूड एंगल हमारा होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेविटी वैनिश हो रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 बन गई, कहां पे, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे थीटा का वैल्यू 0 होता है, सो cos स्क्वायर 0 cos 0 इज 1, यानी r ओमेगा स्क्वायर आपका g के बराबर आया। सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू G/r, और ओमेगा आपका आएगा अंडर रूट ऑफ G/r। सो ये जमीन की रोटेशनल स्पीड है, जिस रोटेशनल स्पीड पे इक्वेटर पे ग्रेविटी वैनिश हो जाती है। सो दिस इज रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ। नाउ व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, दैट इज सिंपली 2π/ओमेगा, राइट। सो ये बन जाएगा 2π डिवाइड बाय व्हाट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ G/r, r ऊपर जाएगा, टाइम पीरियड आपका आएगा 2 अंडर रूट ऑफ r/g, यानी जमीन की रोटेशनल स्पीड होनी चाहिए ओमेगा रूट G/r, और टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ विल बी 2 शुड बी 2 अंडर रूट ऑफ r/g, ताकि इक्वेटर पे ग्रेविटी वैनिश हो जाए। सो इट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि करेक्ट ऑप्शन। Question number 4, a body attains a height equal to the radius of the earth when projected from earth's surface, the velocity of the body given with which it was projected। हमें क्वेश्चन कर रहा है, हम जमीन की सरफेस से किसी बॉडी को थ्रो करते हैं ऊपर, ठीक है, जमीन की सरफेस से किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये बॉडी जो है अटेन्स ए हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी ये बॉडी जाती है जमीन के रेडियस के बराबर ये हाइट अटेन कर लेती है, क्योंकि ये वाला रेडियस भी r ही है, राइट। तो हमें बताना है कि हमने इसको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ी। सो वी कैन सिंपली यूज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द पार्टिकल इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर, राइट।
सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आएगा माइनस जी एम एम डिवाइड बाय आर, है ना, माइनस जी एम एम बाय आर। सो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जमीन की सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी होगी पार्टिकल की माइनस जी एम एम बाय आर। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये पार्टिकल इतनी हाइट अटेंड कर लेता है, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो बनेगी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चे आएगी जी एम एम डिवाइड बाय, बताइए डिस्टेंस क्या, सेंटर इस पॉइंट से जमीन के सेंटर के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज सिंपली 2r। ठीक है, तो बस हो गया खेल खत्म। यानी गिवन काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर, बेसिकली गिवन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। सो व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस gmm by 2r। व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी gmm by r, राइट। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, तो m कैंसिल हो जाएगा, तो आपको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा माइनस जी एम बाय आर, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा ट्वाइस जी एम बाय आर, राइट। सो वी स्क्वायर जो आपका आएगा इट इज 2 जी एम बाय आर माइनस जी एम बाय आर, ये बन जाएगा जी एम बाय आर, यानी वेलोसिटी गिवन जो है इट इज अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर, राइट। सो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, अंडर रूट जी एम बाय आर। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रिंग, आपके पास एक रिंग है एंड ए स्फीयर, ये स्फीयर है, इनके बीच का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है। ठीक है, as shown in the figure where the plane of the ring is perpendicular to the line joining the centers, if root 8r is the distance between the centers of the ring and the sphere, इनके सेंटर्स के बीच की दूरी दी गई है रूट 8r। कुछ नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है कि रिंग स्फीयर पे कितना फोर्स लगाएगा। क्योंकि स्फीयर को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय पॉइंट मास, सो इस स्फीयर को आप रिप्लेस कर सकते हैं बाय पॉइंट मास हियर, यानी कुछ नहीं करना है, स्फीयर को आप रिंग को ऐसे ही रखना है, वी कैन रिप्लेस द स्फीयर बाय पॉइंट मास, तो स्फीयर को हम रिप्लेस कर सकते हैं पॉइंट मास से। इस स्फीयर का मास अब m है, ये दूरी है बच्चे रूट 8r, ये दूरी है, ये इसका रेडियस है r, हमें इस पे निकालना फोर्स। तो पहले हम रिंग का फील्ड यहाँ पे निकालेंगे। हम जानते हैं रिंग का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू gmx डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ पावर 3/2। दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग एट एनी पॉइंट। अब x कितना है, ये डिस्टेंस है रूट 8r, तो x के बदले हम रूट 8r डालेंगे, तो आपका आंसर आएगा gm इंटू रूट 8r डिवाइड बाई रूट 8r का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ पावर 3/2, राइट। तो देखिए बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, इट इज रूट 8 gmr डिवाइड बाई, इसका स्क्वायर रूट कटेगा, ये बनेगा 8, यानी 8r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हुआ 9r स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9r स्क्वायर रेज़ पावर 3/2। ठीक है, अब ये 2 अभी कैंसिल नहीं होगा, तो ये बन जाएगा रूट 8 gmr डिवाइड बाई, क्या मैं इसके बदले लिख सकता हूँ 3r का होल स्क्वायर, यस, और बाहर क्या है 3/2। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा रूट 8 gmr डिवाइड बाई, देखिए 3 है, 3 का क्यूब फॉर 27, यानी 27r क्यूब, एक r कटेगा, r स्क्वायर यहाँ पे आएगा, सो दिस इज रूट 8 gm डिवाइड बाई 27r क्यूब। सो ये हमने निकाला रिंग का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। अब इस पे बताओ फोर्स कितना होगा, हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड होता फोर्स बाई मास, तो फोर्स होगा मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इस पे जो फोर्स होगा वो होगा यही मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड, ये, राइट। तो दैट मींस रिंग का मास हमें स्मॉल m दिया था, तो हर जगह स्मॉल m ही लिखना था, तो हर जगह हम स्मॉल m लिखेंगे, तो यहाँ पे सॉरी स्मॉल m आएगा। सो ये रिंग का ग्रेविटेशनल फील्ड मिला। अब बता इस पे जो फोर्स लगने वाला फोर्स जो है, फोर्स आएगा m इंटू ई के बराबर। इसका मास कितना है, कैपिटल M इसका मास है, और रिंग का ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा ये आया, तो ये बन जाएगा रूट 8 gm डिवाइड बाई 27r क्यूब, राइट। तो ये आपके सवाल का जवाब है, रूट 8 gmm डिवाइड बाई 27r स्क्वायर, ये स्क्वायर है, r स्क्वायर है, यहाँ पे एक r कैंसिल हुआ था, सो इट इज r स्क्वायर, यानी रूट 8 gmm डिवाइड बाई 27r स्क्वायर, रूट 8 gmm बाई 27r स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आएगा इस सवाल का जवाब। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन टू क्वेश्चन। नाउ टू पार्टिकल्स ऑफ मास m and m आर इनिशियली एट रेस्ट, दो पार्टिकल्स है, एक का मास है स्मॉल m, दूसरे का मास है कैपिटल M, ये इनिशियली रेस्ट पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, राइट। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें बताना उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी जब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तब when d is the separation distance at any point, यानी इनिशियली आपके पास दो पार्टिकल्स है, क्वेश्चन पहले समझो, दो पार्टिकल्स है, एक ये दूसरा ये, इसका मास है m, इसका मास है m, इनिशियली ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, और ये रिलीज किए जा रहे हैं, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, यानी जब ये पार्टिकल्स इनिशियल स्टेट में थे
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो थी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये यहाँ आ गए, जब इनके बीच में दूरी अब डी है, तो बताओ यहाँ पे इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा। चूंकि ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, हम इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालेंगे, इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा इनके एडिशन के बराबर, बिकॉज ये दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो कुछ नहीं कर रहा है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, और इसके बाद उनको ऐड करना है। लेकिन एक बात याद रखना, इनफाइनाइट पे, आई रिपीट, इनफाइनाइट डिस्टेंस जो हमारी है, इनफाइनाइट पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। तो इसी क्वेश्चन को हम अगली स्लाइड पे ऐसे कर लेंगे। तो अब जब ये नजदीक आ गई, ठीक है, मान लो ये मास है m और ये वाला मास है कैपिटल M, जब ये नजदीक आए, इनके बीच में अब दूरी है d, पहले ये इनफाइनाइट पे थे। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करेंगे, k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। इनिशियली दोनों पार्टिकल्स को रिलीज किया गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। मान लो इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2, तो बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ऑफ m इंटू v1 स्क्वायर, और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी लेनी पड़ेगी, यानी हाफ ऑफ m इंटू v2 स्क्वायर, है ना। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये तो काइनेटिक एनर्जी हमने लिख ली, काइनेटिक एनर्जी इसकी भी और इसकी भी। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, दैट विल बी माइनस g m इंटू m डिवाइड बाय r अब कितना है, r है d के बराबर। सो ये फिलहाल एक इक्वेशन बन गई, इसको आप इधर भी ला सकते हैं, तो ये बन जाएगा बच्चों gm by d will be equal to half of m into v1 square plus half of m into v2 square। ना ही हमें v1 पता है, ना ही हमें v2 पता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम मोमेंटम कंजर्वेशन का सहारा लेंगे, ताकि v1 और v2 का रिलेशन आए, फिर वो इसमें हम डाल दें। नाउ वी नो दैट इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, रुके हुए, तो इनिशियल मोमेंटम वाज जीरो। व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम, इसका मोमेंटम आएगा m into v1 और उसका मोमेंटम आएगा माइनस m into v2 के बराबर, राइट। इसका बिकॉज ये लेफ्ट जा रहा है, इसका मोमेंटम नेगेटिव होगा। यानी कैन आई सिंपली से m into v2 आएगा बराबर m into v1 के। यहां से बच्चों हम v1 का वैल्यू निकालेंगे, जो कि m by m into v2 आएगा। सो v1 का वैल्यू अब हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। v1 का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट कर लेंगे। So put the value of v1 in equation first। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बच्चों बताओ क्या आएगा, इट इज g m by d, राइट। तो अच्छा, ये 2 अगर हम कॉमन निकालेंगे, ये 2 इधर चला जाएगा, ये बनेगा ट्वाइस gm by d, राइट। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, इट इज m इंटू v1 का वैल्यू पुट कर लो। v1 का वैल्यू हमारा क्या है, दैट इज m by m इंटू v2, इसका स्क्वायर, है ना, m इंटू v1 स्क्वायर, प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा m इंटू v2 स्क्वायर, राइट। तो ये जो है ये बन जाएगा, इट इज ट्वाइस gm by d, ये आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लो, ये बनेगा m इंटू m स्क्वायर बाई m स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर प्लस m इंटू v2 स्क्वायर, राइट। ओके, देखिए इसमें से m और m कैपिटल M कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल M कैंसिल। यहाँ पे एक स्मॉल m आपका कैंसिल हो गया, तो यानी आपका आंसर आया ट्वाइस gm by d, it is simply m by m into v2 square plus v2 square, right। तो v2 आप कॉमन निकालेंगे, it is twice gm by d, अंदर बचेगा m by m plus 1, यानी v2 का वैल्यू आपको मिल गया। ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन खत्म होने को है, यानी ये बन जाएगा ट्वाइस gm by d, ये बन जाएगा बच्चों m plus m डिवाइड बाय m into v2 का स्क्वायर, राइट। तो ये m इधर चला जाएगा, ये बन गया ट्वाइस gm स्क्वायर बाई d इंटू m प्लस m। तो ये आपको मिल गई वेलोसिटी, यानी इसका रूट भी आएगा, है ना, स्क्वायर इस पर जाके रूट बनेगा। यानी v2 का वैल्यू जो हमारा आया, अब हम m को बाहर भी निकाल सकते हैं, v2 का वैल्यू आएगा m इंटू अंडर रूट ऑफ 2g डिवाइड बाई d इंटू m प्लस m। ये आपको v2 वेलोसिटी मिल गई। हमें v1 और v2 चाहिए, देखो v2 तो मिल गया, अब v1 कहां से लाएंगे, यहां से लाएंगे। v1 का वैल्यू है m by m इंटू v2, जब आप इस v2 को m by m से मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल m कटेगा ना, तो बता v2 क्या बन जाएगा, v1 क्या बन जाएगा। आई रिपीट, v2 तो हो गया, अब v1 निकालना है। m by m ऐसे रखेंगे, v2 का वैल्यू वो डालेंगे इसमें। सो v2 का वैल्यू जब डालेंगे, स्मॉल m कटेगा और v1 आएगा कैपिटल M इंटू दैट, यानी v1 जो आपका आएगा दैट विल बी कैपिटल M इंटू बाकी सारा यही आएगा 2g डिवाइड बाई d इंटू m प्लस m।
अब देखिए v1 भी मिल गया, v2 भी मिल गया, अब हमें क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इनको प्लस करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। जब आप इन दो को प्लस करेंगे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा इधर लाएंगे, नो व्हाट इज v1 प्लस v2, रिलेटिव वेलोसिटी जो आपकी आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी दैट विल बी सिंपली v1 प्लस v2 के बराबर। अब डाल दीजिए बच्चों v1 का वैल्यू, दैट इज m इंटू अंडर रूट ऑफ 2g डिवाइड बाई d इंटू m प्लस m, और v2 का वैल्यू आएगा स्मॉल m इंटू अंडर रूट ऑफ 2g डिवाइड बाई d इंटू m प्लस m, राइट। तो ये कॉमन निकालो दोनों में से, अंडर रूट ऑफ 2g डिवाइड बाई d इंटू m प्लस m इज सिंपली, अंदर बचेगा बच्चे m प्लस m। अब अगर ये m प्लस m भी रूट के अंदर लाओगे तो आपका आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 2g डिवाइड बाई d इंटू m प्लस m। अगर हम इसको रूट के अंदर लाएंगे तो ये बन जाएगा m प्लस m का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट मिल के ये एक कटेगा, तो आपका आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 2g बाई d इंटू m प्लस m। सो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सो अंडर रूट ऑफ 2g बाई d इंटू m प्लस m, अंडर रूट ऑफ 2g by d into m plus m. I think it is option number first जो कि correct option है, under root of 2g by d into m plus m. First option is correct. One of the important questions we can see, right? Now देखिए ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि तीन पार्टिकल्स है जिनका मास है m, एक सर्कल में के ऊपर है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग द इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका एक साइड a दिया गया है, राइट। एट व्हाट स्पीड मस्ट दे मूव, ये किस स्पीड से चलनी चाहिए, if all revolve under the influence of their gravitational force of attraction in a circular orbit circumscribing the triangle while still preserving the equilateral triangle। क्वेश्चन ये कि सर्कल पे आपको तीन पार्टिकल्स दिए गए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिजर्व रहे, यानी ताकि ये एक साथ मूव करेंगे, ऐसे एक साथ मूव करेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर आपने इन टाइप के क्वेश्चंस किया, हम क्या करते हैं, हम एक पार्टिकल पे फोर्स निकालते हैं, हम निकालेंगे ये वाले पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या होगा, ठीक है। ऑब्वियसली वो इधर की ओर होगा और वही नेट फोर्स होगा क्या कहते हैं इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, दैट्स इट। तो अगर हम देखेंगे इस पार्टिकल पे नेट फोर्स, एक तो ये वाला फोर्स होगा, दूसरा ये वाला फोर्स होगा। तो एंगल अगर हम देखेंगे सिमेट्री है, ये 30 है तो ये भी 30, ये 60 डिग्री का एंगल है, यानी दो फोर्सेस लगेंगे 60 डिग्री पे। चूंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो नेट फोर्स जो बच्चे आपका आएगा दैट विल बी √3f के बराबर। जब दो इक्वल फोर्सेस लगते हैं 60 डिग्री एंगल पे, रिजल्टेंट होता है √3f के बराबर, बिकॉज ये फोर्स और ये फोर्स सेम है क्योंकि इनके मासेस वगैरह सेम दिए गए हैं, ठीक है। सो नेट फोर्स इज √3f। अब ये नेट फोर्स ऑब्वियस सी बात है ये इधर की ओर होगा, इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट यहां निकलेगा और यही नेट फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी √3f जो होगा इट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय r के बराबर। अब देखिए बच्चों क्या आएगा, इट इज √3, व्हाट इज द f, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, gm इंटू m यानी m² डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस एक साइड a दिया गया है तो डिस्टेंस आएगा a² एंड दिस विल बी इक्वल टू mv² बाय r। रेडियस, इस सर्कल का रेडियस ये होगा ना, इस सर्कल का रेडियस ये होगा ये, और आपको ये पता होना चाहिए एपेक्स से सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस होती है a बाय √3 के बराबर, अगर साइड है a तो दैट मींस mv² बाय r। r के बदले बच्चों क्या आएगा, r के बदले आएगा a बाय √3, राइट। तो इसको ऊपर ले जाओ, सो योर आंसर विल बी √3 gm² डिवाइड बाय a², दैट इज √3 mv² बाय a। सो √3 will cancel out, m will cancel out, a will cancel out, so your answer is v² is equal to gm by a, यानी v का वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ gm by a, यानी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल शुड बी अंडर रूट ऑफ gm by a, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इट इज करेक्ट आंसर द क्वेश्चन, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केप स्पीड फॉर अर्थ इज v, अर्थ के लिए एस्केप स्पीड बॉडी की v। Escape speed from the surface of a planet whose radius is double than that of the earth, यानी planet का radius earth के मुकाबले में double है, and mass half than that of earth, यानी planet का mass earth के mass का half है। हमें बताना है escape velocity क्या होगी, तो सिंपली हम जानते हैं escape velocity जो होती है that is under root of 2gm by r। ये मान लो अर्थ के लिए escape velocity है। अब नए planet के लिए escape velocity क्या होगी, under root of 2g, मास बताया गया है हाफ है, उस प्लेनेट का मास हाफ है जहां पे आप एस्केप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, और उस प्लेनेट का रेडियस जो है दैट इज गिवन डबल, दैट इज 2r। तो यानी उस प्लेनेट पे एस्केप वेलोसिटी जो आएगी दैट इज अंडर रूट ऑफ ट्वाइस gm
डिवाइड बाई 2 4 के बराबर, यानी 4 को अगर रूट से बाहर निकालोगे बनेगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 2gm/r. Now we know that this is escape velocity on the surface of earth root 2gm/r. So नई escape velocity जो होगी that will be 1/2 into v, यानी नई escape velocity होगी half the initial escape velocity, यानी v/2 is the correct answer. Now two spheres of mass m and 9m are placed at a distance of 12r where the spheres are of radius r and 3r. आपके पास दो spheres दिए गए हैं, we have been given, एक का मास m दूसरे का है 9m, इनके बीच में टोटल डिस्टेंस है 12r. हमें बताना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द स्फीयर्स वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो. हमें बताना उस जगह पोटेंशियल को क्या होगा जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा. तो सिंपली आपके पास दो स्फीयर्स हैं, एक का मास बताया गया है m और दूसरे का मास आपको बताया गया है 9m और उनके बीच में दूरी है 12r. m यहाँ पे 9m मास है, इनके सेंटर से सेंटर तक की दूरी जो है वो 12r दी गई है. राइट. क्वेश्चन कह रहा है कि आप उस जगह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालो जिस जगह ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है. तो हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं, लेट अस सपोज यहां, जो कि यहां से x की दूरी पे है जहां पे फील्ड जीरो होगा, यानी इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा E1 वो इस वाले के ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर होगा, E2 के बराबर होगा. तो जब आप इन दो फील्ड्स को इक्वेट करेंगे आपको x का वैल्यू मिलेगा, फिर आप पोटेंशियल इजीली निकाल सकते हो. तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड E1 जो है वो दिया गया है E2 के बराबर, बिकॉज ये नल पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है. सो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस मास, दैट इज gm/x². व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दैट मास, दैट इज g9m डिवाइड बाय, अगर ये x है तो ये डिस्टेंस होगी 12r माइनस x का होल स्क्वायर. राइट. ये डिस्टेंस अगर x है, ये डिस्टेंस होगी 12r माइनस x. तो g विल कैंसिल आउट, mm विल कैंसिल आउट, यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे, इट इज 12r माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर, दैट इज सिंपली 9 स्क्वायर. उस पार जाके रूट बनेगा, ये बनेगा 12r माइनस x डिवाइड बाय x. इसका अगर आप होल स्क्वायर लोगे, है ना, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर उस पार जाके रूट बन जाएगा, रूट ऑफ 9 जो है वो आपका 3 आएगा. तो यहाँ पे हमें मिलेगा 12r माइनस x इज इक्वल टू 3x. सो 12r इक्वल टू 4x, यानी x का वैल्यू आएगा 3r के बराबर. राइट. यानी ये वाली डिस्टेंस होगी 3r. अब अगर ये डिस्टेंस आई 3r तो ये कितनी होगी 12r माइनस 3r, तो ये डिस्टेंस होगी 9r. अब बच्चों बताओ इसका यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, इसका यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं पोटेंशियल होता है माइनस gm/r. तो नेट पोटेंशियल जो होगा वो होगा माइनस g, उस वाले का मास है m डिवाइड बाई ये दूरी है 3r, और ये वाले का पोटेंशियल इसी पॉइंट पे कितना होगा, माइनस g मास है 9m डिवाइड बाई दूरी है 9r के बराबर. तो बस नेट पोटेंशियल जो होगा 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ये बनेगा माइनस 3gm/9r, ये बन जाएगा माइनस 9gm डिवाइड बाई 9r. राइट. सो नेट पोटेंशियल जो होगा 9r दोनों में सेम है, माइनस 9 और माइनस 3 होगा माइनस 12gm. राइट. सो इट इज 3 3s are 9, 3 4s are 12. नेट पोटेंशियल इज माइनस 4/3gm/r. सो दिस इज द नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. तो हमने निकाला उस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो था. सो माइनस 4/3gm/r. सो इट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट which is correct, minus 4/3gm/r, minus 4/3gm/r. ठीक. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सिट्रस स्ट्रेन कर्व आपको दिया गया है 4 मेटल्स के लिए, हमें बताना है मैक्सिमम यंगस मॉडुलस किसका होगा. तो हम सीधी सी बात जानते हैं, यंगस मॉडुलस आपका होता है सिट्रस बाई स्ट्रेन के बराबर. राइट. तो अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ, तो इस जगह हम स्ट्रेन, देखो स्ट्रेन तो फिक्स हो गया हर एक के लिए, लेकिन किसका स्ट्रेस ज्यादा है, यहाँ की ओर जाओ, देखो स्ट्रेन तो एक ही है, स्ट्रेन हमने फिक्स कर लिया, लेकिन अगर हम देखेंगे ए के लिए स्ट्रेस ज्यादा है, बी के लिए स्ट्रेस कम है, सी के लिए स्ट्रेस और कम है, डी के लिए स्ट्रेस और कम है, तो स्ट्रेस सबसे ज्यादा किसके लिए, ए के लिए. तो स्ट्रेन तो सेम है, तो यंगस मॉडुलस ए का ज्यादा होगा, तो ए का यंगस मॉडुलस सबसे ज्यादा होगा. राइट. या तो ऐसे कहो, या तो कहो कि जिसका थीटा ज्यादा हो, लेकिन थीटा किसके लिए डिफाइन होता है, वो स्ट्रेन एक्सिस के लिए डिफाइन होता है, यानी इसका थीटा कम है, इसका थीटा ज्यादा, इसका थीटा और ज्यादा, इसका थीटा और ज्यादा है, यानी स्ट्रेन एक्सिस के साथ आपको एंगल देखना होता है. ठीक है. सो जितना एंगल ज्यादा होगा उतना ही यंगस मॉडुलस ज्यादा होगा. सो आई थिंक इट इज ऑप्शन नंबर ए जिसका यंगस मॉडुलस सबसे ज्यादा है, बिकॉज स्ट्रेस ज्यादा है और स्ट्रेन जो है वो फिक्स हो गया.
So it is option number first. Now, question 11. Three uniform spheres each having mass m and radius r are kept in such a way that each touch the other two. आपके पास तीन स्फीयर्स हैं, हर एक का मास m है और हर एक का रेडियस r है, लेकिन एक स्फीयर दो को टच कर रहा है। वो तब पॉसिबल है जब तीसरा स्फीयर हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, एक स्फीयर दो और दो को टच कर रहा है। तो अगर हम बच्चे देखेंगे, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर एक का मास m है, रेडियस r है, मास m और हर एक का रेडियस जो है वो r दिया गया है, हर एक का रेडियस है r। अब क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी स्फीयर ड्यू टू द अदर टू इज, हमें किसी भी एक स्फीयर पे नेट फोर्स निकालना है। तो अगर हम इस स्फीयर को रिप्लेस करेंगे इसके सेंटर से, इस स्फीयर को रिप्लेस करेंगे सेंटर से, इस स्फीयर को रिप्लेस करेंगे सेंटर से, ठीक है। तो अगर हम अब किसी भी पर्टिकुलर, मान लो मैं इस पे फोर्स देखना चाहूंगा, तो ये वाला इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इधर की ओर, ये वाला इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इधर की ओर। चूंकि हम जानते हैं एज पर सिमेट्री इनके बीच का एंगल, इनके सेंटर्स को जब हम जोड़ेंगे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। सो ये बनेगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एंगल फिर 60 डिग्री होगा। अब देख लीजिए बच्चों, ये वाला इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स एफ, ये वाला इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स एफ। अब इसमें दो फोर्सेस है, एफ और एफ, एंगल है 60 डिग्री। तो नेट फोर्स अभी हमने पढ़ा था दैट इज √3f के बराबर होता है। तो नेट फोर्स आएगा √3। अब f कितना होगा बच्चे, दैट विल बी gm into m हुआ m स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। बट डिस्टेंस r और r 2r आप लेंगे, ये r है ये r है, तो टोटल डिस्टेंस होगी 2r डिवाइड बाय 2r का होल स्क्वायर। सो नेट फोर्स होगा बच्चे √3 gm स्क्वायर डिवाइड बाय 4r स्क्वायर के बराबर। सो दिस इज द नेट फोर्स √3 gm स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही ऑप्शन आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर ए सबस्टेंस इज दिस। ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया गया है, what length of the wire of the substance should be suspended vertically so that the wire breaks under its own weight। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, रॉड या वायर की मैक्सिमम लेंथ क्या होनी चाहिए ताकि अपने ही वजन से ब्रेक हो जाए, है ना। रॉड की मैक्सिमम लेंथ क्या होनी चाहिए ताकि अपने ही वजन से ब्रेक हो जाए। सो मैक्सिमम लेंथ जो होती है रॉड की वो हमेशा होती है ब्रेकिंग स्ट्रेस बाय रो जी के बराबर, अगर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस बाय रो जी। सो ब्रेकिंग स्ट्रेस आपको दिया गया है, breaking stress is 10 to the power 6, density of rod is given as 4 into 10 to the power 3, 4 into 10 to the power 3, acceleration due to gravity का वैल्यू 10 है। सो रॉड की मैक्सिमम लेंथ क्या होनी चाहिए ताकि अपने ही वजन से ब्रेक हो जाए, दैट इज 10 raised power 6 डिवाइड बाय 4 into 10 to the power 4। तो 4 जीरोस यहाँ खत्म होंगे, 2 बचेगा, 10 स्क्वायर आपका 100 हो गया, 100 बाय 4 या 25 मीटर के बराबर। यानी रॉड की मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए 25 मीटर ताकि अपनी ही वजन से ब्रेक हो जाए। इट्स अ मैक्सिमम लेंथ। नाउ टू कंसेंट्रिक शेल्स ऑफ मास m1 एंड m2, आपके पास दो शेल्स है, एक का मास m1 दूसरे का m2। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की एक्सप्रेशन क्या होगी? क्वेश्चन कह रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड होगा gm1 m2 by r² फॉर r लेस देन r1। r लेस देन r1 का मतलब पॉइंट आपका इस स्फीयर के अंदर है। तो बता इस स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? 0। बिकॉज स्फीयर के अंदर जो हमारा स्फीयर होता है उसका इन्फ्लुएंस अंदर नहीं होता, उसका फील्ड अंदर 0 होता है। ये वाला पॉइंट जो है ये इस स्फीयर के भी अंदर है, ये स्फीयर के भी अंदर है, तो इसमें नेट फील्ड 0 आएगा। पहला ऑप्शन तो गलत है। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि r लेस देन r2। r लेस देन r2 का मतलब है आपका पॉइंट r2 से कम है, यानी यहाँ। बट अगर आपका पॉइंट यहाँ होगा, बाहर वाली शेल की वजह से मत यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, तो बाहर वाला मास एक्सक्लूड होगा। बट यहाँ तो बाहर वाला मास भी रखा है, ये भी गलत। अब क्वेश्चन कह रहा है कि r r1 से ज्यादा और r2 से कम है। r1 से ज्यादा और r2 से कम का मतलब है यहाँ कहीं हमारा पॉइंट है। तो यहाँ अगर कहीं आपका पॉइंट है तो बता किस मास की वजह से फील्ड होगा? इस मास की वजह से फील्ड होगा, इसकी वजह से तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो m2 बताया गया है, तो ये भी गलत हुआ। आई थिंक लास्ट वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे फील्ड जो होगा वो सिर्फ अंदर वाले मास की वजह से होगा, बिकॉज ये वाला पॉइंट इस मास के बाहर है, इस स्फीयर के बाहर है और इस स्फीयर के अंदर है। इस मास की वजह से कोई फील्ड नहीं होगा, बस इसकी वजह से होगा कितना? gm1 by r², because for this point the sphere acts as a point mass as per Shell theorem। so ये point mass act करेगा और यहाँ पे gravitational field होगा gm1 by r²। so gm1 by r² is the correct answer। the elastic energy stored per unit volume in a stretched wire is, elastic potential energy किसके बराबर है? अगर आपको बच्चों याद होगा, elastic potential energy जो होती है that is always half of stress into strain, है ना, half of stress into strain। अगर आपको ये बात पता हो, बट हमारा आंसर आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस ओनली। तो हम जानते हैं कि y यंग्स मॉडुलस होता है आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, राइट। तो स्ट्रेन के बदले हम क्या लिखेंगे? स्ट्रेस बाय y। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन के बदले हम क्यों स्ट्रेन को स्ट्रेस में लिख रहे हैं? बिकॉज ऑप्शन सारे स्ट्रेस में है।
तो सिट्रेन के बदले आएगा सिट्रस बाई वाई, सो सिट्रस बाई वाई। तो यहाँ पे सिट्रस का स्क्वायर हुआ, यानी सिट्रस स्क्वायर डिवाइड बाई 2y इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी सिट्रस स्क्वायर बाई 2y। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ डायमीटर्स, देखिए डायमीटर्स, लेंथ और यंग्स मॉडुलस का रेशियो दिया है स्टील और ब्रास के लिए, यानी पहले हमें यहां पे कोड कर लेंगे डायमीटर ऑफ स्टील बाय डायमीटर ऑफ ब्रास आपको दिया गया है P के बराबर, है ना। लेंथ ऑफ स्टील बाय लेंथ ऑफ ब्रास आपको दिया गया है Q के बराबर। यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस फॉर ब्रास आपको दिया गया है R के बराबर। हमें बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ का रेशियो क्या होगा। तो हम जानते हैं अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को कोई मास अटैच करते हैं, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल जो होता है दैट इज एफ एल बाई ए वन। सो इंक्रीज इन लेंथ जो हमारा होता है डेल्टा एल दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई के बराबर। तो दैट मीन्स इंक्रीज इन लेंथ होगा एफ इंटू एल डिवाइड बाई ए के बदले आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, एरिया आपका होता है पाई आर स्क्वायर, और रेडियस के बदले आप लिख सकते हैं डी बाई टू, डायमीटर का हाफ यानी डी स्क्वायर, यानी पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो एरिया या तो पाई आर स्क्वायर होता है या तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। तो एरिया के बदले हम बच्चों लिखेंगे पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू 1। अब देख लीजिए ये तो डेल्टा एल हो गया इंक्रीमेंट इन लेंगे। अब हमें डेल्टा एल लेना है स्टील के लिए डिवाइड बाई डेल्टा एल लेना है बच्चों ब्रास के लिए। तो स्टील के लिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे क्या, मैं देखिए डेल्टा एल का फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, डायमीटर के साथ इनवर्स है और यंग्स मॉडुलस के साथ इनवर्स है। तो कहना इसे इट इज फोर्स फॉर स्टील बाय फोर्स फॉर ब्रास इनटू डायरेक्ट रिलेशन लेंथ के साथ भी है, लेंथ फॉर स्टील बाय लेंथ फॉर ब्रास इनटू, लेकिन डायमीटर के साथ इनवर्स रिलेशन है तो मैं लिखूंगा डायमीटर फॉर ब्रास डिवाइड बाय डायमीटर फॉर स्टील, लेकिन इसका स्क्वायर लेना है बिकॉज इट इज स्क्वायर, डी का स्क्वायर है। और इस तरह से यंग्स मॉडुलस के साथ भी इनवर्स रिलेशन है, सो वी विल राइट यंग्स मॉडुलस फॉर ब्रास डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू डालते हैं। तो बताइए बच्चों फोर्स ऑन स्टील, स्टील वायर पे कितना फोर्स लगेगा, ये वाली वायर पे लगेगा ना फोर्स, ये सारा वेट, तो ये सारा वेट कितना होगा 3m और 2m हुआ 5m, यानी 5mg फोर्स ऑन स्टील वायर होगा 5mg डिवाइड बाय ब्रास वायर, ब्रास वायर पे सिर्फ इतना फोर्स होगा 3mg, सो डिवाइड बाय 3mg, राइट। अब देख लीजिए बच्चों लेंथ ऑफ स्टील बाय लेंथ ऑफ ब्रास आपको दिया गया है दैट इज Q, डायमीटर ऑफ ब्रास बाय आपको डायमीटर ऑफ स्टील बाय ब्रास दिया, लेकिन हमें लेना डायमीटर ऑफ ब्रास बाय स्टील, तो आपको 1/p लेना पड़ेगा, 1/p का स्क्वायर, राइट। सो यंग्स मॉडुलस फॉर ब्रास, स्टील बाय ब्रास आपको दिया है R, बट ब्रास बाय स्टील आएगा 1/r के बराबर। तो बस यहाँ पे mg कैंसिल हुआ, आंसर आएगा आपका 5/3 Q डिवाइड बाय p स्क्वायर इनटू R, p स्क्वायर इनटू R। सो दिस इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ, यानी 5/3, which option is correct? I think it is 5/3 Q by P square R, Q by P square R। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आ रहा है, इट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, है ना, 5/3 Q by P square R, सही, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। Question number 16. A wire of cross-sectional area is situated horizontal between the two clamps located 12 meters apart. A weight WKG is suspended from the midpoint of the wire. If the midpoint sags vertically down through a distance x, the strain produced is. देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा, मैं अगली स्लाइड पे बना रहा हूँ या यहीं पे अगर हम बनाएंगे। क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो पिलर्स हैं, राइट, वी हैव टू पिलर्स, ये एक पिलर है दूसरा पिलर है। इन दो पिलर्स पे एक वायर है जिसकी लेंथ है 12 के बराबर, यानी ये लेंथ है, ये एक वायर है, इसकी लेंथ है टोटल 12, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, बीच में हम एक वेट अटैच कर रहे हैं, उस वेट के कारण ये वायर का ऐसा हो रहा है, हम वेट W अटैच कर रहे हैं, राइट, वी आर अटैचिंग द वेट W। ओके, इसके बाद क्वेश्चन क्या आ रहा है कि इफ द मिड पॉइंट सैग्स वर्टिकली डाउन थ्रू डिस्टेंस, इसको सैग कहते हैं, ये वाला ये वायर थी, इसको जब हमने मास लगाई नीचे गया, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये रस्सी नीचे की ओर चली गई, कितना x चली गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी हैव टू फाइंड द बिकॉज़ ये स्ट्रेच हुई है ये वायर, हमें इसमें स्ट्रेन निकालना है। सो स्ट्रेन किसके बराबर होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ 12, वी हैव नाउ फाइंड चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कैसे निकालें, तो चेंज इन लेंथ हम निकालेंगे ये सारी लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, दैट इज चेंज इन लेंथ। लेकिन ये सारी लेंथ हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए बच्चों हम इन पॉइंट्स को नाम दे रहे हैं। मान लो ये पॉइंट A है, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट D, राइट। तो अगर हम देखेंगे, देखिए ये टोटल लेंथ है ना 12, तो ये वाली लेंथ होगी ना L, ये वाली लेंथ होगी,
तो अगर मान लो ये वाला पॉइंट जो है, अब ना व्हाट इज द चेंज इन लेंथ? चेंज इन लेंथ होगा फाइनल लेंथ। सो व्हाट इज फाइनल लेंथ? ए बी प्लस बी सी। बट आपको नहीं लगता ये सेम है? सो फाइनल लेंथ आएगी ट्वाइस ए बी के बराबर, यानी ट्वाइस ए बी माइनस व्हाट वाज द इनिशियल लेंथ? इनिशियल लेंथ थी ना ये ट्वाइस ए डी, यानी 12 के बराबर। 12 इज द इनिशियल लेंथ, राइट? तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू, अब ए बी बच्चों किसके बराबर होगा? अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ये एल है ये एक्स है, तो ये वाली डिस्टेंस होगी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आई विल राइट ट्वाइस 2। अगर कॉमन निकालेंगे ए बी के बदले क्या आएगा? ए बी के बदले आएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पावर 1/2, राइट? माइनस आएगा एल, बिकॉज 2 ऑलरेडी मैं कॉमन निकाल चुका हूं। तो यहां पे आएगा 2। अगर हम यहां से एल स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, इसमें से अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, है ना? लेकिन इस सारे का रूट मैंने कुछ नहीं किया, अंदर मैंने एल स्क्वायर निकाला कॉमन, तो माइनस आएगा बच्चों एल। तो यहाँ पे जो इंक्रीज इन लेंथ होगा डेल्टा एल, दैट इज सिंपली 2 इंटू, अब देख लीजिए एल स्क्वायर, ये रूट एल स्क्वायर का भी है, तो स्क्वायर रूट कटेगा, एल बाहर आएगा, एल और ये एल अब सेम है ना, वो कॉमन निकल के बाहर आएगा, यानी एल भी कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? आई रिपीट, इसको जब स्क्वायर रूट कटेगा ये एल बचा, एल ये है और ये भी एल है, अब एल और एल आया कॉमन, वो मैंने बाहर निकाला। अंदर क्या बचा? शाबाश, अंदर बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर रेज पावर 1/2 माइनस 1। तो ये बन गया 12। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज होगी। बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स रेज पावर n होता है 1 प्लस एन एक्स, बिकॉज x 1 से कम आपको दिया गया है, तो सिंपली आई कैन से यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज होगी। 1 प्लस एक्स रेज पावर n इज 1 प्लस एन एक्स, यानी 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया और आपका आंसर जो आएगा, देखो बच्चों 2 भी कैंसिल हुआ, एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आया एक्स स्क्वायर बाय एल। सो ये आपको मिल गया फिलहाल चेंज इन लेंथ, यानी जब हमने इसको वेट अटैच किया तो इसमें लेंथ में कितनी चेंज आई। अब आप ही मुझे बताओ, निकालना क्या था? स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी आपका जो स्ट्रेन आएगा, आपका जो स्ट्रेन आएगा, आपका जो स्ट्रेन आएगा, आपका जो स्ट्रेन आएगा, ठीक है, दैट इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यहां पे लिखा जाएगा, आई विल राइट हियर। सो स्ट्रेन जो होगा, स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। सो व्हाट इज द चेंज इन लेंथ? अभी अभी हमने निकाला, चेंज इन लेंथ इज एक्स स्क्वायर बाय एल, चेंज इन लेंथ इज एक्स स्क्वायर बाय एल। व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ? 2l, तो यानी आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर। सो दिस इज द स्ट्रेन, एक्स स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर। सो स्ट्रेन इज एक्स स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर। सो फाइनली आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन, राइट? तो चलिए, तो फिलहाल ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक्स स्क्वायर बाय 12, क्योंकि ये और एक क्वेश्चन में भी हमें जरूरत पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 16 हमें आगे जरूरत पड़ेगा। नाउ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई कैन से। Two planets having mass m and 16m and their radii are a and 2a respectively. The separation between their centers is 10a. A body of mass m is fired from the surface of the larger planet towards the smaller planet along the line joining their centers. For the body to be able to reach the surface of the smaller planet, the minimum firing speed is. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दो प्लैनेट्स है आपके पास, एक है m और दूसरा है 16m। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, we have two planets, एक का मास है m, दूसरे का मास आपको 16m दे रहा है, राइट? और इनके सेंटर्स के बीच में जो दूरी दी गई है, इनके सेंटर्स के बीच में दूरी है 10a, इनके सेंटर्स के बीच में दूरी है बच्चों 10a के बराबर, ओके? और क्या दिया है? इनका रेडियस है a और 2a, यानी ये वाले का रेडियस है a और ये वाले का रेडियस दिया गया है 2a के बराबर, ओके? ये भी आया समझ। अब हम एक मास स्मॉल m फायर कर रहे हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ लार्जर प्लैनेट। क्वेश्चन कह रहा है कि लार्जर प्लैनेट से के सरफेस से, यहां से हम एक प्लैनेट, हम एक बॉडी जिसका मास m है वो फायर कर रहे हैं। हमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें इसको कम से कम कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, कम से कम हमें इसको कम से कम कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि ये वाला ऑब्जेक्ट यहां तक आए। तो देखो बच्चों, मैं क्या करूंगा, कम से कम वेलोसिटी देनी है। मैं अगर देखो इन दो का न्यूट्रल पॉइंट कहीं यहां होगा जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा, उस न्यूट्रल पॉइंट के इस साइड से इसका अपना एरिया है, इसकी अपनी स्पेस है, इसका फील्ड डोमिनेंट है, लेकिन न्यूट्रल पॉइंट के इस साइड से इसका फील्ड डोमिनेंट है। तो मुझे क्या करना है, मैं चाहूंगा कि मैं ये वाले पार्टिकल को कम से कम इतनी स्पीड दे दूं ताकि ये यहां आए, क्योंकि वंस ये यहां आए उसके बाद ये वाला प्लेनेट खुद ब खुद इसको अपनी ओर ले जाए।
यानी मुझे सिंपली इसको न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंचाना है, दैट्स इट। मुझे वेलोसिटी निकालनी है, यहां कितनी वेलोसिटी देंगे ताकि न्यूट्रल पॉइंट पे आ जाए। अब हम वो कैसे सॉल्व करेंगे, हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें ये न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन पता होनी चाहिए। तो न्यूट्रल पॉइंट वहां होता है जहां इसका फील्ड और इसका फील्ड बराबर हो, जैसे अभी हमने किया था E1 और E2 बराबर हो। तो बच्चों सबसे पहले मैं न्यूट्रल पॉइंट निकालूंगा, बता इसका फील्ड कितना होगा, GM बाई, मान लो ये दूरी है x, तो GM बाई x स्क्वायर किसके बराबर आएगा, G16M डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस 10a है ना, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, मेक श्योर। तो अगर ये x है ये होगा 10a माइनस एक्स, सो इट इज 10a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो जी गया, mm आपका गया, ये इधर चला जाएगा 10a माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, सारे का होल स्क्वायर हम लिखेंगे है ना, बिकॉज दोनों का स्क्वायर है। तो ये बच्चों आएगा 16, स्क्वायर रूट इधर जाएगा, सो 10a माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स आपका बन जाएगा 16 का रूट हुआ 4, ये 4x आएगा, 10a माइनस एक्स आपका 4x आ गया, ठीक है। तो दैट मीन्स 10a जो है वो आएगा आपका 5x के बराबर, x का वैल्यू आएगा 10a बाई 5 यानी 2a, यानी न्यूट्रल पॉइंट हमें मिल गया। सो न्यूट्रल पॉइंट मिल गया, यहां से यहां तक की दूरी जो है वो हमें मिल गई। वो डिस्टेंस कितनी हमारी आई, शाबाश, ये वाली डिस्टेंस मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, ये 2a है, तो ये रिमेनिंग ग्रीन वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 10a माइनस 2a यानी ये 8a होगी। ये सारी डिस्टेंस सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस, चलिए बट मेक श्योर ये सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस, यहां से यहां, इस पॉइंट से सेंटर तक, इस पॉइंट से सेंटर तक। अब हमें पार्टिकल को यहां से यहां तक ले जाना, सो आई विल सिंपली यूज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नाउ k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल, राइट। यानी अब बताओ इसको हमने कितनी काइनेटिक एनर्जी देनी है, वही तो हमें निकालना है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। सो काइनेटिक एनर्जी गिवन इज हाफ ऑफ m इनटू v स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस वाले पार्टिकल की इस मास की भी वजह से भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इस मास की भी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी यहाँ पे इसकी दो पोटेंशियल एनर्जीज होगी, एक तो होगी माइनस जी, इसका मास बच्चों कितना है 16m इंटू m डिवाइड बाई r कितना है 2, ये इसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसकी वजह से कितनी होगी, वो होगी माइनस जी, शाबाश, m, उसका मास m है, इसका मास है m डिवाइड बाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये 2a है, टोटल है ना 10a, ये 2a है, तो सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस 8a होगी, यानी gmm बाई 8a, राइट। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल होगी। अब हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि इसको मुश्किल से यहां तक पहुंचना है, फिर तो वो उसको अपने साथ ले जाएगा, यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो होगी। सो आई विल सिंपली राइट फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। बट जब ये वाला पार्टिकल यहाँ पे आ गया बच्चों, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसकी भी वजह से होगी और इसकी वजह से भी होगी। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसकी वजह से कितनी होगी, शाबाश, दैट इज माइनस जी एम इंटू एम डिवाइड बाई ये डिस्टेंस स्क्वायर, ये डिस्टेंस है 2a, यानी स्क्वायर नहीं, डिवाइड बाई 2a gmm बाई। और इस मास की पोटेंशियल एनर्जी इस स्फीयर की वजह से कितनी होगी, दैट इज माइनस जी, इसका मास है बच्चों 16m इंटू एम डिवाइड बाई यहां से यहां तक की दूरी, वो दूरी कितनी है, वो 8a के बराबर है, डिवाइड बाई 8a। बस अब इसको सॉल्व करना, आपको v स्क्वायर मिलेगा। तो अगर हम देखेंगे स्मॉल m हर एक में आ रहा है, m m m m m कैंसिल हो गया, ओके। इसके बाद अगर हम 2 से हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक चीज को 2 से, इसका 2 कटेगा, इसका भी 2 कटेगा, ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा, फिर इसका 2 कटेगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे थ्रू आउट, तो यहाँ पे जो है आपको ऐसा देखने को मिलेगा। मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा v स्क्वायर, है ना, इसका 2 कटेगा, फिर क्या आएगा माइनस 16 gm बाई a, बिकॉज इसका भी 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा माइनस जी m डिवाइड बाई 4a, बिकॉज इसका भी 2 से कैंसिलेशन होगी। और राइट साइड में क्या आएगा बच्चों, ये आएगा माइनस जी एम बाई ए, इसका भी 2 कट गया, फिर आएगा माइनस 16 जी एम डिवाइड बाई, जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे ये 4a बन जाएगा। अब बस इन सबको इधर ले जाओ। सो v स्क्वायर किसके बराबर आया, दैट इज सिंपली ये बनेगा 16 जी एम बाई ए, है ना, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस जी एम बाई 4a, ये तो ऑलरेडी माइनस साइड है, जी एम बाई, ये आएगा 16 जी एम बाई 4, राइट। अब देख लीजिए, मैं हर एक का डिनोमिनेटर 4a बनाऊंगा, तो v स्क्वायर जो बनेगा इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, ये बनेगा 64 जी एम बाई 4,
ये तो ऑलरेडी 4a है, दैट इज gm/4a। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बनेगा -4gm डिवाइड बाई 4a। ये बन जाएगा, ये तो ऑलरेडी 4 है ही, 16gm/4a, राइट। तो बताओ क्या आएगा, v स्क्वायर 4a हर एक में सेम है, ये बना 64 और 1 हुआ 65, 65 माइनस 20 यानी 45, सो इट इज 45 gm/4, 45 gm/4। यानी वेलोसिटी का वैल्यू जो फाइनली हमारा आएगा, वेलोसिटी का वैल्यू जो हमारा फाइनली आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। बिकॉज ऑप्शंस में अगर आप देखोगे थोड़ा सा चेंज है, तो v बन जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ 45 gm/4। तो वेलोसिटी का वैल्यू जो आएगा 4 आएगा रूट से बाहर। अच्छा ये जो बनेगा आई थिंक इट विल बिकम 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 9 5 ऑफ 45, तो 3/2 अंडर रूट ऑफ 5gm डिवाइड बाई a भी तो साथ है ना, 5gm बाई, है ना, 4 आया रूट से बाहर तो 2, तो 45 का मतलब हुआ 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 9 5 ऑफ 45, यानी 3/2 5gm/a, 3/2 5gm/a इज द करेक्ट आंसर। सो 3/2 पहला ही ऑप्शन सही है, 3/2 अंडर रूट ऑफ 5gm/a, 3/2 अंडर रूट ऑफ 5gm/a इज द करेक्ट आंसर। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आई कैन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अगर हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, ये क्वेश्चन इस तरह का था बच्चों। ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि हम यहां से एक पार्टिकल थ्रो कर रहे हैं जिसका मास बच्चों m है, जिसका मास m है, हमें कम से कम कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि ये इसकी सरफेस पे आए, लेकिन हम उसको इतनी ही वेलोसिटी देंगे ताकि हम इसको न्यूट्रल पॉइंट पे ले जाए, उसके बाद ये वाला मास खुद इसको अपने साथ ले जाएगा। ओके, नाउ फिगर शोज द काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दी गई है। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है of a two particle system. Name the points at which the stable is bound. Bound system क्या होता है, हम जानते हैं बाउंड सिस्टम वो होता है जिसमें टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगी। सो टोटल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, है ना, टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें बताना किसकी जगह पे टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी। अगर हम ए पे देखेंगे, देखो ए पे काइनेटिक एनर्जी कम है, पोटेंशियल ज्यादा और नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा और नेगेटिव है, तो टोटल एनर्जी नेगेटिव बनेगी। तो यहाँ पे बाउंड सिस्टम है, यहाँ भी अगर आप देखोगे यहाँ भी बाउंड सिस्टम है, यहाँ भी बाउंड सिस्टम है, यहाँ भी बाउंड सिस्टम है, हर जगह बाउंड सिस्टम है, ठीक है। तो आई थिंक इट इज ऑल एट ऑल द पॉइंट्स, क्योंकि आप कहीं पे भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर लो, पोटेंशियल एनर्जी चूंकि ज्यादा और नेगेटिव है तो टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगी। बाउंड सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। नाउ 9. Infinite number of masses, each 1 kg, are placed at the x-axis at 1 meter, 2 meter, 4 meter, and so on. We have to find the gravitational potential. क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, तो बहुत सारे बच्चे कभी गड़बड़ कर लेते हैं क्योंकि मासेस इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से मासेस। तो फिलहाल यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे कितनी दूरी पे 1 kg का पार्टिकल है, 1 मीटर की दूरी पे। इसी तरह से और एक पार्टिकल है 1 kg का, कितनी दूरी पे, 2 मीटर की दूरी पे। उसके बाद और एक पार्टिकल है 1 kg का, कितनी दूरी पे, 4 मीटर की दूरी पे। एंड बराबर यहां से भी ऐसा ही सीन है। हम पहले इनसे निकालेंगे पोटेंशियल, फिर डबल करेंगे, जितना इनसे होगा इनसे भी उतना ही पोटेंशियल होगा, है ना। तो हम पहले इनका पोटेंशियल निकालेंगे, इन मासेस का। तो पोटेंशियल जो आपका आएगा दैट इज, पहले का पोटेंशियल होगा -gm/r, यानी g × 1 / r 1 है। दूसरे का पोटेंशियल -gm/r, मास m है, दूरी है 2, फिर से होगा -g, मास m है, दूरी है लेकिन 4 प्लस सो ऑन, राइट। तो पोटेंशियल जो आएगा दैट विल बी -g, बाहर निकालो, अंदर बचा 1 + 1/2 + 1/4 प्लस सो ऑन। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी है, जिसका सम जो हमारा होता है बच्चे होता है a/1 - r के बराबर। ए फर्स्ट टर्म होती है और कॉमन रेशो, कॉमन रेशो होता है नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म, 1/2/1 दैट इज 1/2, 1/4/1/2 दैट इज 1/2, यानी कॉमन रेशो 1/2 है और फर्स्ट टर्म है 1। सो पोटेंशियल आपका आएगा -g × पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस व्हाट इज कॉमन रेशो, कॉमन रेशो आएगा 1/2 के बराबर। तो ये बन गया बच्चों -g, ये आएगा 1/1 - 1/2, 1/2 होता है तो -2g आया। लेकिन ये पोटेंशियल आया इन मासेस की वजह से। इसी तरह से यहाँ पे आप देखो प्लस माइनस दिया गया है, इधर से भी मासेस है, तो इन मासेस का पोटेंशियल अगर आया -2g, उन वाले मासेस का पोटेंशियल भी आएगा -2g, यानी -4g विल बी द नेट पोटेंशियल। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। मैच करना, देखिए ये सैटेलाइट्स के बारे में बात हो रही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट हम जानते हैं दैट इज gm/2r के बराबर, हम सिंपली जानते हैं, यानी a का आएगा s। पोटेंशियल एनर्जी जो होते हैं दैट इज -gm/r, ये भी आपको पता होना चाहिए। टोटल एनर्जी होती है वही जो काइनेटिक है लेकिन माइनस, यानी ये, और ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है √gm/r, यानी a का आया s, वो तो एक ही ऑप्शन है लास्ट वाला, आपको एक ही देखना था,
ए का आया एस, बी का आया आर, सी का आया पी और डी का जो है हमारा आया क्यू। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है दैट इज करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर। अब देख लीजिए क्वेश्चन, आप ये कैप्लर्स लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन स्वीप्स एरिया A1 इन 2 डेज। A1 वाला एरिया 2 डेज में स्वीप होता है, A2 वाला एरिया 3 डेज में और A3 वाला एरिया 6 डेज में स्वीप होता है। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप इनका रिलेशन बताओ। तो हम जानते हैं एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर आपने पढ़ा होगा कैप्लर सेकंड लॉ, तो यही कहता है एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी एरिया स्वेप्ट dA/dt, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी A1/T1 आई विल सिंपली राइट A1/T1 होगा बराबर A2/T2 होगा बराबर A3/T3 के बराबर। तो बस हो गया खेल खत्म। बताइए A1 वाला एरिया A1 ही है, कितने टाइम में स्वीप होता है? 2 दिनों में, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है 2 डेज में। A2 वाला एरिया कितने टाइम में स्वीप होता है? 3 दिनों में। A3 वाला एरिया स्वीप होता है 6 दिनों में। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे। कैसे? 6 से तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, तो बच्चों क्या आएगा? 2 1 2 3 ये बन गया 3 टाइम्स A1, 3 1 3 2 ये बन गया 2 टाइम्स A2, 6 6 will cancel out, ये आया A3 के बराबर। So what is the relation between these areas? 3 times A1 is equal to 2 times A2 is equal to A3। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है that is correct answer to the question। Moving on to question number 22। If the gravitational force between the two masses were proportional to 1 by r, चूंकि gravitational force दो masses के बीच में जो होता है that is inversely proportional to r square। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो r स्क्वायर पे डिपेंड ना करे, r पे डिपेंड करे, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r, r स्क्वायर पे नहीं डिपेंड करे। तो r is a separation between then a particle in a circle under the in a circular orbit under such a force would have its orbital speed proportional to, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि अब अगर कोई ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इसी फोर्स की वजह से कोई सर्कल में मूव कर रहा है, मान लो ये वाले पार्टिकल का मास m है, यहाँ पे मान लो कोई और पार्टिकल भी है जिसका मास m है, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन है। क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी और r का रिलेशन क्या होगा, क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी r पे डिपेंड करेगी कि नहीं। तो हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा उस टाइम पे दैट विल बी प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा हम जानते हैं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, है ना। या अगर हम लिखेंगे भी ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा बच्चों GMM डिवाइड बाय r स्क्वायर, नहीं अभी r लेना है बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका आएगा mv स्क्वायर बाय r के बराबर। r कैंसिल होगा और वेलोसिटी का r के साथ कोई रिलेशन नहीं आएगा, ठीक है। mm कैंसिल होगा, वेलोसिटी आएगी √gm, यानी वेलोसिटी r पे डिपेंड नहीं करेगी, यानी वेलोसिटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज़ पावर 0। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Question number 23। At what altitude will the acceleration due to gravity be 25% of that at Earth's surface? किस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी? 25% ऑफ दैट ऑन द अर्थ सरफेस। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट जो होता है दैट इज g डिवाइड बाय 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर, ये तो हम जानते ही होंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 25% ऑफ g, यानी आई कैन से इट इज 25% ऑफ g इक्वल टू g डिवाइड बाय 1 plus h by r का होल स्क्वायर। सो g will cancel out, 25% is 25 by 100 यानी 1/4, तो 1/4 आपका आया 1 डिवाइड बाय 1 प्लस h by r का होल स्क्वायर, राइट। यानी 1 प्लस h by r जो आपका आएगा वो आएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, फिर स्क्वायर रूट बन जाएगा, वो 2 के बराबर आएगा। h by r आपका आया 2 - 1 is 1, h का वैल्यू आया r, यानी एक ऐसी हाइट जो कि जमीन के रेडियस के बराबर है, उस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बनेगी 25% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। देख लीजिए क्वेश्चन में 24। ए प्लैनेट ऑर्बिट्स द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ एज शोन, एक प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेट वीपी एंड वी आर द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट पेरिहीलियन एंड एपिहीलियन, ठीक है। पेरिहीलियन पे वेलोसिटी है पार्टिकल की वीपी और एपिहीलियन पे वेलोसिटी है पार्टिकल की वीए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनका रिलेशन क्या होगा। हम डायरेक्टली जानते हैं, तो जो एंगुलर मोमेंटम जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू mvr के बराबर होता है, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, इन इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वेलोसिटी ऐसे होगी, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे होगी और एंगल भी 90 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा दैट विल बी mv1r1 इज इक्वल टू mv2r2, है ना। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा बिकॉज टॉर्क जो था आपने वो ये पता होना चाहिए,
टॉर्क होता है 0 के बराबर, पार्टिकल पे कोई टॉर्क नहीं लगता, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, तो जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा mv1r1 इक्वल टू mv2r2 के बराबर, सो mm आपका कैंसिल होगा। अब अगर हम बात करेंगे मान लो पेरीहीलियन की, सो कहने से vprp होगा बराबर एपीहीलियन va तो अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है va बाई vp निकालो, है ना, va बाई vp निकालना है, vp बाई va निकालना। तो अगर हम देखेंगे लेट अस सपोज va बाई vp अगर आप निकालोगे वो बनेगा rp बाई ra के बराबर, है ना। va बाई vp आएगा rp बाई ra, va बाई vp आएगा rp बाई ra। आई थिंक ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही करेक्ट ऑप्शन है, बाकी तो है नहीं। Question number 25. An asteroid of mass m is approaching the Earth initially at a distance of 10 r with a speed v naught. It hits the Earth with a speed vf. तो हमें बताना कौन सा रिलेशन सही है। यानी क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये अर्थ है, एक एस्ट्रॉयड है जो कि जमीन के सेंटर से 10 r की दूरी पे है, राइट। इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v नॉट दी गई है, हमें बताना है कि ये ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करेगा, vf जो कि दिया गया है। Yani we have to find Vf. So simply we can use mechanical energy conservation. So can I use K initial plus U initial equal to K final plus U final, right? So what is the initial kinetic energy? That is simply half of m into V naught square. What is the initial potential energy? Minus G. मान लो अर्थ का मास है m, इस एस्ट्रॉइड का मास है स्मॉल m, ठीक है, वो दिया गया है me, अर्थ का मास है me, तो मैं कैपिटल m फिलहाल ले रहा हूँ। So half of m V naught square. What is the initial potential energy? Minus G m into m divided by 10r. और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ पे ये पहुंच जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m इंटू वी फाइनल स्क्वायर, एंड फाइनल पोटेंशियल जी आपकी आएगी माइनस जी एम एम डिवाइड बाय आर के बराबर, जब ये यहाँ पहुंच गया होगा वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो बस हमें वी एफ ही निकालना था, इसको इधर अगर हम ले जाएंगे तो आपका आंसर जो आएगा इट इज 1/2 m इंटू वी नॉट स्क्वायर, ये बनेगा प्लस जी एम एम बाई आर माइनस जी एम एम बाई 10r, राइट। सो ये बन जाएगा 1/2 m इंटू वी फाइनल स्क्वायर। सो m m m m कैंसिल हो गया। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो क्या बन जाएगा, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा वी नॉट स्क्वायर, ये बन गया आपका ट्वाइस जी एम बाई आर, राइट, और ये बन गया माइनस जी एम बाई 5r। जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे और ये बन जाएगा वी एफ स्क्वायर, राइट। तो वी एफ स्क्वायर किसके बराबर है, वी नॉट स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे कुछ कॉमन निकालेंगे, कॉमन अगर आएगा ट्वाइस जी एम बाई आर, अगर हम कॉमन निकालेंगे, राइट, ट्वाइस जी एम बाई आर अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्वाइस जी एम बाई आर, यहाँ पे आएगा बच्चों 1 माइनस 1/10, है ना। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे वो 1/5 वापस आएगा। सो दिस इज वी एफ स्क्वायर। सो वी एफ स्क्वायर आया वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gm बाई आर, वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gm बाई आर इंटू 1 माइनस 1/10। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दैट इज करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे, ठीक है। अब हमने m लिया है, मास ऑफ अर्थ यानी m ही हमने लिया है, या m ही आप ले सकते हैं, राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 25। Question number 26. A skylab of mass m is first launched from surface of Earth in a circular orbit of radius 2r. आपके पास ये अर्थ है, इसका रेडियस है r। अब हमने क्या किया, हमने एक स्काईलैब को लॉन्च किया यहाँ से एक ऐसे ऑर्बिट में जिसका ऑर्बिटल रेडियस 2r दिया गया है, ठीक है, ऑर्बिटल रेडियस है इसका 2r। हमने एक स्काईलैब को पुट करना है जमीन की सरफेस से ऑर्बिट में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी एनर्जी लगेगी, इतना ही क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन फिर कह रहा है the minimum energy required to place the lab in the first orbit and to shift the lab from first orbit to second orbit। फिर second orbit, first orbit से second orbit में भेजना है, और second orbit का रेडियस 3r दिया गया है। तो फिलहाल पहले हम इसका पहला पार्ट कर लेंगे, जमीन की सरफेस से ऑर्बिट में लेने में कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो दैट मींस कहना है सिंपली से यहाँ पे जो एनर्जी होगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, जो हम इसको देंगे, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। यानी कहना है टोटल एनर्जी इज कंजर्व T1 इक्वल टू T2, ठीक है। तो बताइए पहले हम इसको टोटल एनर्जी कितनी दे रहे हैं, 1/2 mv स्क्वायर हम इसको वेलोसिटी दे रहे हैं। यानी चूंकि हमने एनर्जी निकालनी है तो हम क्यों करेंगे, क्वेश्चन पूरा सुनिए, हमने एनर्जी निकालनी है। सो टोटल एनर्जी इन फर्स्ट इक्वल टू, सो टोटल एनर्जी यहाँ पे आएगी, दैट इज एक तो काइनेटिक एनर्जी आएगी के, राइट, एक तो काइनेटिक एनर्जी आएगी और बच्चों आएगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, दैट इज माइनस जी एम एम डिवाइड बाय आर। तो टोटल एनर्जी जब ये इस ऑर्बिट में चला गया, ऑर्बिट में काइनेटिक भी होगी, पोटेंशियल भी होगी, लेकिन हम जानते हैं टोटल एनर्जी होती है ना माइनस जी एम एम बाय आर। सो टोटल एनर्जी हम डायरेक्टली लेंगे। सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी इन द ऑर्बिट, दैट इज माइनस जी एम एम डिवाइड बाई 2r। इट इज द टोटल एनर्जी, 2 टाइम्स r, लेकिन r होता है ऑर्बिट का रेडियस। मेक श्योर। सो काइनेटिक एनर्जी गिवन जो आपका आएगा
दैट विल बी, ये आएगा माइनस GMM डिवाइड बाई 2। रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस कितना बच्चों, वो 2r के बराबर है। अब इसको उधर ले जाओ, ये बन जाएगा प्लस GMM डिवाइड बाय r। तो फाइनली व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी गिवन, कितनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ी। सो GMM बाय r अगर आप कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 1/4, यानी काइनेटिक एनर्जी गिवन आएगा GMM बाय r, इट इज 4 माइनस 1 यानी 3/4, यानी 3/4 GMM बाय r इज द काइनेटिक एनर्जी गिवन, ताकि इसको जमीन की सरफेस से ऑर्बिट में ले जाए जिसका रेडियस है 2r के बराबर। इस ऑर्बिट का रेडियस है 2r के बराबर। अब देखिए बच्चों, लेकिन आंसर जो है वो स्मॉल g में है, तो हम जानते हैं g होता है GM बाय r स्क्वायर के बराबर, तो GM आएगा GR स्क्वायर, तो GM के बदले आप लिखेंगे GR स्क्वायर इंटू M डिवाइड बाय R इंटू 3/4। तो यहाँ पे एक आर आपका कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 3/4 mgr। सो ये आपको एनर्जी लगेगी इसको जमीन की सरफेस से ऑर्बिट में ले जाने के लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इसको इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में ले जाना है जिसका रेडियस है 3r। तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक ले जाने के लिए जो एनर्जी डिफरेंस होता है या जो एनर्जी होता है वो दैट एनर्जी डिफरेंस होता है चेंज इन टोटल एनर्जी के बराबर। यानी पहले आप ये ऑलरेडी 2r वाले ऑर्बिट में था, अब इसको एक ऑर्बिट में ले जाना है जिसका रेडियस है 3r, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज गिवन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टोटल एनर्जी, यानी डेल्टा ई एनर्जी गिवन जो लगेगी दैट इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हमारी होती है माइनस GMM बाई 2 इंटू फाइनल रेडियस माइनस GMM डिवाइड बाई 2 इंटू इनिशियल रेडियस, राइट। तो यहाँ पे बच्चों आपका आंसर जो आएगा इट इज कैपिटल M, इट इज कैपिटल M हियर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इट इज, अगर कुछ कॉमन निकालना आप चाहते हैं तो आप कॉमन की आप पहले वैल्यू डालेंगे, इट इज G माइनस GMM डिवाइड बाई 2 इंटू व्हाट इज द फाइनल रेडियस, फाइनल रेडियस आपका 3r है ना, इट इज माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों GMM डिवाइड बाई 2 इंटू व्हाट इज द इनिशियल रेडियस दैट इज 2r। तो यहाँ पे अगर आप GMM बाई 2r कॉमन निकालेंगे, GMM बाई 2r अगर आप कॉमन निकालेंगे GMM बाई 2r, तो यहाँ पे बच्चों आएगा 1/2 माइनस 1/3, राइट। तो ये आपका बन जाएगा GMM बाई 2r, और यहाँ पे आएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 दैट इज 1, यानी 1/6। तो आपका आंसर आएगा GMM डिवाइड बाई 12r के बराबर। तो ये दैट इज द एनर्जी गिवन ताकि इसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जा सके। लेकिन GM के बदले आप लिख सकते हैं GR स्क्वायर, सो GR स्क्वायर इंटू M डिवाइड बाई 12r, R जब कैंसिल हो जाएगा ये बच्चों आएगा mgr बाई 12। सो दिस इज, ये जो है ये आपको एनर्जी लगेगी, राइट। तो इस क्वेश्चन का आप ऑप्शंस आपको देख सकते हैं क्या आएंगे फिर इस हिसाब से। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27, इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इन द स्पेस इज गिवन एज, ग्रेविटेशनल फील्ड आपको दिया गया है, टेकिंग द रेफरेंस पॉइंट टू बी एट r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पर रेफरेंस पॉइंट है, विद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v इक्वल टू 10, रेफरेंस पॉइंट है 2 सेंटीमीटर और वहां का पोटेंशियल 10 दिया गया है। हमें पूछना फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इन SI यूनिट्स। फिलहाल आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे बिकॉज के में भी सेंटीमीटर है, ये यूनिट्स कैंसिल होते हैं फिर वहां। तो फिलहाल हम जानते हैं कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl या E इंटू dr के बराबर। आपको ये बात पता होनी चाहिए, इट इज इनिशियल डिस्टेंस एंड इट इज फाइनल डिस्टेंस, ये रिलेशन आपको पता होनी चाहिए। नो फाइनल पोटेंशियल हमें निकालना है, रेफरेंस पोटेंशियल आपको दिया गया है 10 जूल पर केजी, ठीक है, जूल पर केजी SI में है। सो दिस इज नाउ माइनस ग्रेविटेशनल फील्ड दिया गया माइनस k बाय r स्क्वायर, यानी माइनस k बाय r स्क्वायर dr। कहां से कहां तक जा रहे हैं, 2 सेंटीमीटर से लेके 3 सेंटीमीटर तक आप जा रहे हैं, राइट। सो ये बन गया फाइनल पोटेंशियल आपको निकालना, माइनस 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 प्लस हुआ, के बाहर आया, ये बन गया, ये ऊपर जाएगा r रेज पावर माइनस 2 इंटू dr, लिमिट जाएगा 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक, यानी v फाइनल माइनस 10 बच्चों आएगा के r रेज पावर माइनस 2 की इंटीग्रेशन होगी r रेज पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1, यानी r रेज पावर माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 1, ये इंटीग्रेशन होगी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस इधर ले जा सकते हैं आप। सो v फाइनल माइनस 10 बच्चों आएगा माइनस के, ये हुआ 1 बाय r। अब r का ये 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक है, तो v फाइनल माइनस 10 आएगा, माइनस k का वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं कितना, 6 यूनिट साथ में देखिए, जूल सेंटीमीटर पर केजी, जूल सेंटीमीटर पर केजी, तो सेंटीमीटर है, और यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, ये आएगा 1/3 माइनस 1/2। चूंकि इसमें भी सेंटीमीटर, आप देख लीजिए ये भी सेंटीमीटर्स में लिमिट डाले, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कैंसिल, और बाकी सब कुछ ऐसे में रहेगा।
सो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, ये बात याद रखना। सो फाइनली आपका आंसर जो आएगा इट इज वी फाइनल -10 इज इक्वल टू -6, ये बनेगा 2 - 3 यानी -1 -1/6। सो माइनस माइनस कटा 6 कैंसिल होगा, वी फाइनल -10 आपका 1 आया, फाइनल पोटेंशियल आपका आया 11। राइट, आई होप कि आपको समझ आया होगा। बिकॉज यहाँ पे जो था ये 3 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर ऐसा में आ जाएगा। सो इट इज 11। सो फाइनली आपका फाइनल पोटेंशियल जो आएगा वो 11 आएगा। 28 3 पार्टिकल्स P, Q एंड R आर प्लेस्ड एज पर द एक गिवन फिगर है, P, Q, R दिए गए हैं। मासेस P, Q, R देखिए, P वाला मास है √3m, Q वाला मास है √3m और R पे जो मास है वो m है। क्वेश्चन क्या रहा है कि हम यहाँ पे और एक मास रख रहे हैं जो कि स्मॉल m है, हमें बताना इस पे नेट फोर्स कितना होगा, दैट्स इट, वी हैव टू फाइंड द टोटल फोर्स ऑन दिस मास। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इंडिविजुअल फोर्सेस कैलकुलेट कर लेंगे, इंडिविजुअल फोर्सेस पहले आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इंडिविजुअल फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, पहले ये डिस्टेंस आप निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये वाली डिस्टेंस जो हमारी आएगी वो आएगी √3d² प्लस √3d², यानी ये डिस्टेंस आपकी आएगी √, मैं अगर लिखूंगा इट इज 3d का स्क्वायर प्लस √3d का स्क्वायर। राइट, ये वाली डिस्टेंस में निकाल रहा हूँ, ये आएगा √9d² प्लस 3d², ये बनेगा 12d², यानी √12d, ये वाली डिस्टेंस आएगी √12d। ठीक है, सो ये वाली डिस्टेंस आपकी आएगी √12d के बराबर, फिलहाल मैं ये लिखूंगा। इसी तरह से जब आप ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ये वाली डिस्टेंस जब आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो x² ये वाली डिस्टेंस आएगी, या ये वाली डिस्टेंस आएगी √, शाबाश, √3d का स्क्वायर प्लस d², यानी ये बनेगा √4d² प्लस d², 3d² प्लस d² आएगा 4d², यानी ये डिस्टेंस आएगी 2d के बराबर। ये वाली डिस्टेंस बच्चों आपकी 2d आ गई। ठीक है, अब हम फोर्सेस निकालेंगे। फर्स्ट आई नीड टू फाइंड द फोर्सेस। तो सबसे पहले अगर हम ये वाला फोर्स निकालेंगे, अगर इसका नाम है F1, तो बच्चों मुझे पता F1 वाला फोर्स कितना आएगा, वो आएगा G √3m इंटू m, √3m इंटू m डिवाइड बाई x², ये डिस्टेंस स्क्वायर वो आएगा 12d²। राइट, तो ये वाला फोर्स F1 आपका हो गया, यानी √3gm², आई विल राइट इट इज √3gm² डिवाइड बाई 12d², ये वाला फोर्स आपको मिल गया। अब अगर हम निकालेंगे ये वाला फोर्स F2, ये वाला फोर्स, तो बच्चों मुझे बता F2 वाला फोर्स कितना होगा, ये अगर F2 है, F2 ये वाला फोर्स होगा G, शाबाश, √3m इंटू m, √3m इंटू m डिवाइड बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस स्क्वायर आएगा 3d² के बराबर। तो ये वाला आपका दूसरा फोर्स मिल गया F2। इसी तरह से बच्चों अगर आप F3 वाला फोर्स निकालेंगे, ये वाला फोर्स F3, तो बताओ F3 वाला फोर्स कितना आएगा, F3 आएगा G m इंटू m हुआ m² डिवाइड बाई ये डिस्टेंस स्क्वायर, ये बन जाएगा 4d²। तो तीनों फोर्सेस आपको मिल गए, F1, F2, F3। अब अगर हम देखेंगे, देखें ये वाला एंगल अगर आप निकालोगे, ये वाला एंगल, क्योंकि मुझे फोर्स के कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो ये वाला एंगल अगर आप निकालोगे तो tan थीटा जो आपका आएगा वो होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है आपका 3d, बेस है बच्चों आपका √3d, dd गएगा रूट बाई ये tan थीटा जो आपका आएगा ये बनेगा 3/√3। अगर आप √3 से मल्टीप्लाई भी करोगे, डिवाइड भी करोगे, ये बन गया 3√3/3, 3 जाएगा, ये √3 बनेगा, यानी थीटा आया 60 डिग्री। tan 60 √3 होता है ना, यानी ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल बच्चों 60 डिग्री है, ये वाला एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ये एंगल निकालोगे tan थीटा से, tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस d/√3d, है ना, d/√3d, dd जाएगा, tan थीटा आया √3, 1/√3, tan क्या 1/√3 होता है 30 डिग्री, यानी ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री। अब ये F1 को हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स, पूरा ध्यान रखना। यहां से आएगा F1 का साइन कंपोनेंट, F1 sin 60, और नीचे से आएगा F1 का cos कंपोनेंट, F1 cos 60, पूरा ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं। तो अगर हम F1 साइन कंपोनेंट पहले निकालेंगे तो ये वाला कंपोनेंट जो आएगा F1 sin 60, तो बच्चों मुझे जरा बता F1 sin 60 किसके बराबर आएगा, F1 sin 60, F1 का वैल्यू ऑलरेडी ये है, यानी √3gm² डिवाइड बाई 12d², sin 60 बच्चों होता है √3/2 के बराबर। ठीक है, तो ये बन जाएगा √3 हुआ 3, ये बना 3gm² डिवाइड बाई 24d², सो 3 1 3 8, यानी ये बन गया gm² बाई 8d²। तो ये वाला कंपोनेंट आ गया, ये वाला कंपोनेंट तो मिल गया। लॉजिकली देखो हम क्या करेंगे, अब अगर हम ये वाले फोर्स को रिजॉल्व, देखो ये वाले का ये कंपोनेंट आ गया, ये वाला कंपोनेंट भी हमारा आ गया, बिकॉज F1 cos 60 बनेगा। तो अगर हम ये भी निकालना चाहेंगे तो F1 cos 60 बच्चों किसके बराबर आएगा, F1 cos 60
F1 cos 60, F1 का वैल्यू है √3 GM² डिवाइड बाई 12D², cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, यानी ये बन जाएगा √3 GM² डिवाइड बाई 24D²। तो F1 के दोनों कंपोनेंट्स हो गए, cos भी हो गया, sin भी हो गया। इसी तरह से अगर आप F3 को भी रिजोल्व करोगे दो कंपोनेंट्स में, तो F3 के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक यहां से आएगा, दूसरा यहां से आएगा। यहां से आएगा F3 cos 60, मैं यहां पे लिख रहा हूं रेड कलर से। F3 का यहां से जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा F3 cos 30, और यहां से आएगा F3 sin 30 के बराबर, है ना। अब अगर हम F3 sin 30, F3 वाला फोर्स ये, F3 वाला फोर्स ये, अगर हम देखेंगे F3 ये है, व्हाट इज F3 sin 30? F3 को sin 30 मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट इज sin 30? sin 30 होता 1/2, सो 1/2 1 2 4 आर 8 GM² 8D², और वही बराबर ये वाला फोर्स है, यानी F1 का ये वाला कंपोनेंट और F3 का ये वाला कंपोनेंट वही दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। आई रिपीट, यहां से F1 sin 60 ये वाला है, और F3 का यहां से sin 30, F3 ये है, sin 30 हुआ 1/2, 2 4 और 1 8 आए ना बराबर यही, यानी F1 का ये कंपोनेंट और F3 का ये कंपोनेंट खत्म हो रहे हैं। सो नेट फोर्स फिर यहां से होगा। सो आई थिंक पहला वाला ऑप्शन भी गया, एस टी डायरेक्शन, ये एस है, ये क्यू है, नेट फोर्स होगा ना एस क्यू डायरेक्शन में, तो ये वाला भी हो गया, ये वाला भी खत्म ही हो गया इस हिसाब से, बिकॉज नेट फोर्स आएगा एक्स को, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। सो नेट फोर्स होगा सिर्फ एस क्यू डायरेक्शन में। अगर आप निकालना भी चाहेंगे वो आप निकाल सकते हैं, तीनों फोर्सेस ऐड कर लो, एक तो F1 का कॉस कंपोनेंट, F3 का कॉस कंपोनेंट, और F2 वाला फोर्स जो खुद वहीं से। तो अगर आप नेट फोर्स भी निकालना चाहते हैं तो आई विल राइट हियर, हालांकि हमारा आंसर तो हो गया, नेट फोर्स आएगा F1 cos 60, और F2 तो ऑलरेडी वहीं से था, और F3 का cos 30 वाला कंपोनेंट, ये नेट फोर्स होगा। F1 का cos कंपोनेंट, F3 का cos कंपोनेंट, और F2 वाला फोर्स, और जब आप वो वैल्यूज डालोगे यू विल इजीली गेट द आंसर। व्हाट इज F1 cos 60? F1 cos 60 ऑलरेडी मैंने निकाला था, √3 GM² by 24D², √3 GM² by 24D²। F2 वाला फोर्स, F2 ऑलरेडी आप पहले ही निकाल चुके थे, व्हाट वाज F2? √3 GM² by 3D², √3 GM² डिवाइड बाई 3D², और F3 का कॉस कंपोनेंट शायद अभी हमने निकाला है नहीं, F3 लेकिन मुझे पता है, व्हाट इज F3? GM² by 4D², GM² by 4D² मल्टीप्लाई आएगा cos 30 आपका √3/2 आ गया, यानी ये वाला फोर जो आएगा अगर हम कॉमन निकालेंगे √3 GM² by D², बच्चों अगर आप कॉमन निकालोगे √3 GM² by D², अंदर आएगा 1/24 प्लस आएगा 1/3 प्लस आएगा √3 GM² by D² प्लस आएगा 1/8 के बराबर। तो अब बस हो गया सवाल खत्म। इट इज √3 GM² by D², ये नेट फोर्स आया, इट इज 1/24 प्लस 8/24 प्लस 3/24, ठीक है। तो आंसर जो आपका आएगा इट इज √3 जी, हालांकि निकालना नहीं था, ऑप्शन तो हमारे ऑलरेडी हो गए, 8 और 3 हुआ 11 और 1 12, 12/24, राइट। सो 12 1 12 2 आंसर आया √3 GM² by 2D²। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, यही √3 GM² by 2D², और किस डायरेक्शन में? SQ डायरेक्शन। Question number 29. A spaceship is sent to investigate a planet of mass and radius r. While hanging motionless in the space at a distance 5 r from the center of the planet, the spaceship fires an instrument package of mass m. देखिए यहाँ पे एक स्पेसशिप आ रहा है टुवर्ड्स द प्लेनेट, और जब ये यहाँ पे आ गया बच्चों, यहाँ पे एक पैकेट थ्रो कर रहा है जिसका मास m है, वेलोसिटी v0 से पैकेट थ्रो कर रहा है। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि और इसका मास स्पेसशिप के मुकाबले में बहुत कम है, एक स्पेसशिप आ रहा है जिसने एक पैकेट जिसका मास m थ्रो किया विद वेलोसिटी v0। क्वेश्चन है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ थीटा, द पैकेज विल जस्ट ग्रेज द सरफेस। ये पैकेट जब यहाँ पे जाएगा, जब ये ग्रेज करेगा, जस्ट ग्रेज करेगा, हमें थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी करेंगे और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइंड आउट व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम mvr, बट v शुड बी परपेंडिकुलर टू r, यानी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आएंगे, यहां से v cos थीटा और v sin थीटा। तो r को कौन परपेंडिकुलर है? r को परपेंडिकुलर है v sin थीटा। अबाउट दिस पॉइंट में मोमेंटम कंजर्व करवा रहा हूं, अबाउट दिस पॉइंट। सो बता इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इनिशियली कितना होगा? इसका एंगुलर मोमेंटम होगा m into v sin theta into what is the radius 5r. This is the initial angular momentum. And what is the final angular momentum जब यहाँ पे आएगा? mvr, because radius यहाँ पे r.
सो और वी आर को परपेंडिकुलर है बिकॉज ये जस्ट ग्रेज कर रहा है, सो फाइनल एंगुलर मोमेंटम बच्चों आएगा एम वी आर के बराबर। सो एम एम आपका यहाँ पे कैंसिल होगा, वी वी कैंसिल हो जाए, सॉरी आर आर कैंसिल हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी थी वी नॉट, फाइनल वेलोसिटी वी है, इनिशियल वेलोसिटी थी वी नॉट, फाइनल वेलोसिटी वी है, तो वी आएगा बराबर 5 वी नॉट साइन थीटा के। सो ये आपको मिल गई यहाँ पे वेलोसिटी। अब हम यहां से यहाँ एंगुलर जो है एनर्जी कंजर्वेशन कराएंगे, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी plus initial potential energy is equal to final kinetic energy plus final potential energy. So what is the initial kinetic energy? That is half of m into v naught square. This is the initial kinetic energy. What is the initial potential energy? Minus gmm, इसका मास है कैपिटल m, इसका मास है स्मॉल m, divided by r. What is r? r है 5r, gmm by 5r. So it's initial potential energy. अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ ऑफ m into v square. वेलोसिटी ये वाली लेंगे बिकॉज यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ये है, तो 5v नॉट साइन थीटा का स्क्वायर। एंड व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब ये पार्टिकल यहां आया होगा? माइनस जी एम एम डिवाइड बाय आर, राइट। अब बस हो गया क्वेश्चन खत्म, हमें थीटा निकालना था, बाकी टर्म्स हम इधर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे एम 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 आपका कैंसिल हो गया, तो बच्चों ये बन गया वी नॉट स्क्वायर बाई 2, ये बन गया माइनस जी एम बाई 5r, ये बन गया 25 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया माइनस जी एम बाई आर। अब ये माइनस जी एम बाई आर अगर इधर ले जाएंगे और मान लो ये बन गया माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2, इधर आके प्लस बनेगा प्लस जी एम बाई आर, ये बन गया माइनस जी एम बाई 5r, और ये आ गया 25 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये मैं चाहता हूं कि ये 2 हम खत्म कर लें, 1/2 भी था यहाँ पे, 25/2 आएगा, 25/2 आएगा। अगर मैं चाहता हूं कि 2 खत्म कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सारी टर्म्स को, तो ये बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर, सो इट इज वी नॉट स्क्वायर, ये बनेगा बच्चों ट्वाइस जी एम बाई आर, और ये बन जाएगा बच्चों माइनस ट्वाइस जी एम बाई 5r, ठीक है। और यहां पे ये वैल्यू जो आपका आएगा ये बन जाएगा 25 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहां पे अब हमें क्या करना है, वी सिंपली हैव टू फाइंड, ये साइन थीटा आपको निकालना है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे क्या बनेगा, ये अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 5 2 10, 10 माइनस 2 हुआ 8, यानी बन जाएगा 8 जी एम बाई 5r, है ना, 8 जी एम बाई 5r। तो फाइनली अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, अगली स्लाइड पे मैं लिख रहा हूँ, इट इज वी नॉट स्क्वायर, यहाँ पे आएगा वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा बच्चों 5 into 10, 5 2 10 जी एम आर माइनस 2, यानी 8 जी एम आर बाई 5r स्क्वायर, 8 जी एम आर डिवाइड बाई 5r स्क्वायर, राइट, 8 जी एम आर बाई 5r स्क्वायर, और वहां पे आएगा 25 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक आर आपका खत्म हो जाएगा। अब ये इधर ले आओ, ये बन गया 1/25 वी नॉट स्क्वायर, ये आएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस 8/5 जी एम बाई आर, और यहाँ पे बच्चों आएगा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर पे इधर ले जाओ, ये रूट बन जाएगा, या पहले वी नॉट स्क्वायर इधर अगर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 1/25 वी नॉट स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर इज 1 प्लस आएगा 8 जी एम बाई 5 वी नॉट स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई होगा वी नॉट स्क्वायर आर। सो ये बच्चों आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इस बार जाके रूट बन जाएगा, यानी ये बनेगा 1/5 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस 8 जी एम डिवाइड बाई 5 वी नॉट स्क्वायर आर, और साइन इधर जाके साइन इनवर्स बनेगा, सो साइन इनवर्स दिस, सो ये आपका थीटा आ गया, यानी साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5, 1 प्लस 8 जी एम बाई 5 वी नॉट स्क्वायर आर, 1 प्लस 8 जी एम बाई 5 वी नॉट स्क्वायर आर। सो आई थिंक इट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये इसका सही आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 मैच करना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो हमारा आएगा ये किसके बराबर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दैट इज लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज और डिक्रीज। सीधी सी बात है, जब वायर की लेंथ बढ़ेगी या घटेगी तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वजूद में आता है। शेयर स्ट्रेस सीधी सी बात है, शेयर तब होता है जब शेप चेंज होती है। ब्रेकिंग स्ट्रेस एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। बल्क स्ट्रेस जब प्रेशर चेंज हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, इट इज पहले का आएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले का आएगा ऑप्शन 4th, ठीक है। सो आई विल सिंपली राइट हियर, पहले का आएगा 4th, ठीक है। बी का आएगा, पहले का 3rd आया, पहले का 3rd आया,
ठीक है, बी का फोर्थ आया, बी का फोर्थ आया, सी का फर्स्ट आया, सी का फर्स्ट आया, ठीक है, पहले का थर्ड आया, बी का फोर्थ आया, सी का फर्स्ट आया, और डी का आपका आया, डी का आया सेकंड, डी का आया सेकंड। सो कौन सा ऑप्शन से? आई थिंक ऑप्शन नंबर थर्ड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। सो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दैट इज करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर 31, ए यूनिफॉर्म, आपके पास एक रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ वाई एल है, यंगेस्ट मॉडुलस है वाई, इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। नाउ द टू फोर्सेस आर डायरेक्ट, इसमें दो फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब रॉड ने स्टेडी स्टेट अटेंड किया हुआ होगा तो उस टाइम पे रॉड में एक्सटेंशन कितना होगा, डेल्टा एन, इंक्रीमेंट इन लेंथ। तो अगर आपको बच्चों ये बात पता होगी, अगर एक साइड से फोर्स 3F लग रहा है, दूसरे से F लग रहा है, तो टेंशन जो होगा, अगर हम किसी भी जगह पे जाएंगे, मान लो यहां से यहां अगर हम x जाएंगे, x की दूरी पे जाके जो टेंशन जो हमारा होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, वो टेंशन किसके बराबर होता है? दैट इज सिंपली इज इक्वल F इंटू, ठीक है, 3 माइनस 2x बाई एल के बराबर। सो F इंटू 3 माइनस 2x के बराबर होता है आपका टेंशन। इधर से 3 लग रहा है, इधर से F लग रहा है, 3F माइनस F हुआ ना 2, तो यहाँ पे 2 आएगा अगर आपने पढ़ा हुआ है। सो दिस इज द टेंशन एट एनी पॉइंट x। इसके बाद अब हम मान लो अगर इंक्रीमेंट dx आया, सो व्हाट इज इंक्रीमेंट इन लेंथ? अगर छोटा सा इंक्रीमेंट dx आया, सो व्हाट इज इंक्रीमेंट इन लेंथ? हम जानते हैं इंक्रीमेंट इन लेंथ होता है FL by AY। अगर आपने पढ़ा है इंक्रीमेंट इन लेंथ जो आपका होता है दैट इज FL by AY के बराबर। अब F के बदले हम टेंशन डालेंगे, ठीक है, तो कहना है सिंपली से इट इज T इंटू इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, dx हो रहा है, ठीक है, dx का इंक्रीमेंट जो मैं ले रहा हूँ फिलहाल, मैं इंक्रीमेंट डेल्टा एल हो रहा है, और लेंथ अगर हम dx रखेंगे, dx लेंथ में कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, यहाँ पे जाके dx लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। सो यहाँ पे आएगा टेंशन इंटू, ठीक है, FL यानी T dx डिवाइड बाय एरिया इंटू y। सो दिस इज द इंक्रीमेंट इन लेंथ, कितनी रॉड का, dx लेंथ रॉड का। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा एल जो आपका आएगा, T के बदले आएगा F इंटू 3 माइनस 2x बाई एल, राइट, और साथ में क्या आएगा, dx डिवाइड में आएगा बच्चों AY। सो दिस इज स्मॉल इंक्रीमेंट। व्हाट इज द टोटल इंक्रीमेंट? टोटल इंक्रीमेंट आएगा, टोटल लेंथ जो आएगी, टोटल चेंज जो आएगी, दैट विल बी, इसको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन में चीजें बाहर निकालो, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर निकालो, तो F बाई AY कॉन्स्टेंट है, अंदर इंटीग्रेशन होगी बच्चों 3 माइनस 2x बाई एल की इंटीग्रेशन होगी, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, लिमिट जाएगा 0 से L तक। सो दिस विल बी द टोटल इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ द रॉड। रॉड में टोटल लेंथ कितनी बढ़ गई, सो F बाई AY, 3 का बच्चों इंटीग्रेशन आएगा 3x माइनस 2 बाई एल, x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2, राइट, तो लिमिट कहां से कहां 0 टू L लेंगे, तो आपका आंसर जो आएगा इट इज F बाई AY, पहले 3x के बदले L आएगा 3L, माइनस ये 2 कैंसिल होगा, है ना, ये बन गया L स्क्वायर बाई L यानी L, तो आपका आंसर क्या आया, F बाई AY इंटू 2L यानी 2FL बाई AY, 2FL बाई AY। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। तो कुछ नहीं करना है, x की दूरी पे जाके टेंशन ये होता है, और फिर हम ले रहे हैं dx में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, फॉर्मूला यूज करके, सो T dx बाई AY। सो टोटल इंक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ द रॉड जो आएगा उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 32, द सिट्रस स्ट्रेन ग्राफ आपको दिया गया है। इन द ग्राफ द रीजन इन विच द हुक्स लाइज ओबे, हुक्स ला कहां से कहां तक ओबे होता है, सीधी सी बात है O से A तक। अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है पॉइंट D, जहां पे सिट्रस सबसे ज्यादा हो, और फ्रैक्चर पॉइंट जहां पे ब्रेक हो जाएगा वो E आएगा। तो सिंपल सी बात है, इट इज OA एंड D, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही ऑप्शन आएगा। O से A तक बच्चों हुक्स ला ओबे हो रहा है, सिट्रस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इस तरह से D आपका अल्टीमेट जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ वाला पॉइंट हो गया, और E हो गया आपका फ्रैक्चर पॉइंट। सो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ पॉइजनस रेशियो, आप जानते होंगे पॉइजनस रेशियो का वैल्यू 0.5 से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, तो सारे वैल्यू 0.5 से ज्यादा है, सिर्फ एक पॉइंट बचा 0.4, इसका ये पॉसिबल वैल्यू होगा। 34, the two blocks of mass 1 kg and 2 kg are connected by a metal wire going over a pulley. The breaking stress is this, then what should be the minimum radius of the wire if it is not to break? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें निकालना है वायर का मिनिमम रेडियस क्या होना चाहिए ताकि ब्रेक ना हो जाए। तो सबसे पहले बच्चों हम इस रस्सी में टेंशन निकालेंगे, फिर स्ट्रेस निकालेंगे, फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस वाली कंडीशन पुट करेंगे। तो सबसे पहले इस रस्सी में टेंशन कितना होगा, ट्वाइस M1 M2 divided by M1 plus M2 into G. This is the tension in the string. So it is 2 into 1 into 2 divided by 1 plus 2 into G का वैल्यू 10 डालेंगे बच्चों। So 2 2 हुआ 4, ये बनेगा 4 by 3 into 10,
यानी 40/3, यानी टेंशन आया 40/3 के बराबर। अब सिट्रस किसके बराबर आएगा? सिट्रस होगा टेंशन बाय एरिया, है ना, टेंशन बाय एरिया। तो सिट्रस जो आपका आएगा इट इज टेंशन डिवाइड बाय एरिया, एरिया कितना बच्चों? पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो हमें रेडियस ही निकालना, तो आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा? टेंशन बाय पाई इनटू सिट्रस के बराबर। अगर सिट्रस आप ब्रेकिंग सिट्रस लोगे तो रेडियस होगा मिनिमम रेडियस, है ना। अगर सिट्रस आप ब्रेकिंग सिट्रस लोगे तो आर होगा मिनिमम रेडियस के बराबर, बस वही हमें निकालना था, आर मिनिमम। तो बच्चों आर स्क्वायर किसके बराबर आया? व्हाट इज द टेंशन? टेंशन इज 40/3, ठीक है, डिवाइड बाय पाई। एंड व्हाट इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस? ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है 40/3 पाई के बराबर, 40/3 पाई के बराबर दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सॉरी 40/3 पाई इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पाई पाई कैंसिल होगा, 40/3 कैंसिल होगा, तो और स्क्वायर का वैल्यू आया 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम सॉरी इट इज मीटर, और स्क्वायर आया 10⁻⁻6 मीटर, सो दिस इज द मिनिमम रेडियस। तो बच्चों आर का मतलब कितना हुआ? तो फिर आर होगा फिर 10⁻3 मीटर के बराबर, है ना, 10⁻, और 10⁻3 मीटर कितना हुआ? 1 मिलीमीटर, यानी मिनिमम रेडियस ऑफ द वायर शुड बी 1 मिलीमीटर के बराबर, राइट, 1 मिलीमीटर होना चाहिए मिनिमम। तो ये बात आप याद रखिए, जब भी आपको ये मिनिमम रेडियस निकालना हो या मिनिमम एरिया निकालना हो, पहले फोर्स निकाला करो। इस रस्सी में पहले देखो टेंशन कितना है, फिर देखो सिट्रस कितना है, सिट्रस होता है टेंशन बाय एरिया, फिर अगर ब्रेकिंग सिट्रस आप लिखोगे तो रेडियस होगा मिनिमम रेडियस, दैट इज इट। 35 citrus versus citrine graph for two materials A and B are shown in the figure. If Y and YB are the youngest modulus of the material, then अगर Y और YB youngest modulus है, हम जानते हैं कि इसका स्लोप youngest modulus होता है। सो हम जानते हैं what is Y youngest modulus, citrus citrine curve का स्लोप हमें देता है youngest modulus। So it is Y, it is tan 60। What is tan 60? √3। तो Y आया √3। बताओ B का youngest modulus कितना होगा? tan 30। So what is tan 30? 1/√3। So youngest modulus of A divided by youngest modulus of B जो आएगा it is √3 divided by 1/√3, √3 3 हो गया, यानी youngest modulus of A is 3 times youngest modulus of B. Youngest modulus of A is 3 times youngest modulus of B. Option number 4 correct है। If the compressibility of the material is this per atmosphere, pressure is this atmosphere, volume is this centimeter cube, find the value of delta V। आपको बच्चों पता होना चाहिए बल्क मॉडुलस जो हमारा होता है, ठीक है, सो वो होता है P डिवाइड बाय डेल्टा V बाई V। अगर आपने ये चीजें पढ़ी होगी बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इतनी दी गई है, तो बताओ बच्चों बल्क मॉडुलस क्या होगा? इसका उल्टा, यानी 1/4 इंटू 10 टू द पावर 5। सो बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल है बल्क मॉडुलस। सो यहाँ पे बच्चों आएगा PV बाई डेल्टा V, राइट। हमें क्या निकालना? वी हैव टू फाइंड डेल्टा V। तो डेल्टा V को इधर ले जाओ, सो डेल्टा V आपका आएगा 4PV डिवाइड बाई 10 raised power 5। तो ये आएगा बच्चों 4। व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर आपका 100 है। व्हाट इज द वॉल्यूम? इट इज 100 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 5। सो व्हाट इज डेल्टा V? ये बन गया 4/10, आई थिंक इट इज 0.4, यानी 0.4 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा। कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, जब आप यूनिट्स वगैरह देखोगे वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। सो 0.4। Time period of a satellite revolving in an orbit around the Earth at a height or from the surface of Earth is 4 hour। एक सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो है दैट इज 4 आवर, जो कि जमीन की सरफेस से आर की दूरी पे है, यानी सेंटर से 2 आर की दूरी पे होगा, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट एट ए हाइट 7 आवर। अब हमें बताना उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा जो जमीन से 7 आवर की दूरी पे। तो हम जानते हैं एज पर केपलर्स लॉ T1/T2 का होल स्क्वायर is always equal to R1/R2 का होल क्यूब। तो पहली बार टाइम पीरियड कितना दिया गया है? 4 घंटे। दूसरा टाइम पीरियड निकालना है, तो सबसे पहले बता आर कहां से दूरी होती है? जमीन के सेंटर से। सो पहला सैटेलाइट जमीन की सरफेस से आर हाइट पे है, तो जमीन के सेंटर से 2 आर डिस्टेंस पे होगा, यानी R1 के बदले 2 आर है। दूसरी बात, ये कहां पे है? द सैटेलाइट इज एट ए हाइट ऑफ 7 आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो जमीन के सेंटर से होगा फिर 8 आर हाइट पे। तो यहाँ पे बच्चों आएगा 8 आर और सारे का क्यूब। सो आर गया 2 1s are 2 4s are 8, यानी 4/T2 का होल स्क्वायर जो बच्चों आएगा ये बन जाएगा 1/64, यानी 4/T2 जो बच्चों आएगा वो बनेगा 1/8। तो T2 का वैल्यू आएगा 4 into 8 दैट इज 32 आर, है ना। बड़ा सिंपल है, केपलर्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि पहले सैटेलाइट जो है ये जमीन की सरफेस से आर हाइट पे है,
अब सैटेलाइट जमीन की सरफेस से 7 आवर हाइट पे है, पहली बार अगर टाइम पीरियड है 4 घंटे तो दूसरे सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा। लेकिन डिस्टेंस हमें सेंटर से लेनी होती है, तो पहले वाले सैटेलाइट के लिए डिस्टेंस होगी 2 आवर और दूसरे वाले सैटेलाइट के लिए डिस्टेंस होगी 8 आवर के बराबर। सो आई थिंक इट इज ऑप्शन नंबर 3 जो कि करेक्ट है। 38 एन एलिवेटर, आपके पास एक लिफ्ट एक एलिवेटर है, इज टू हैव अ मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ 7 × 10⁷ न्यूटन per meter square to allow the appropriate safety factors. It is maximum upward acceleration is this. आपके पास एक एलिवेटर और ऊपर से रस्सी है, रस्सी में ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया गया है। सो व्हाट इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस इक्वल 7 × 10⁷, ठीक है। इट्स मैक्सिमम अपवर्ड एक्सेलरेशन, इसकी एक्सेलरेशन भी दी गई है, लेफ्ट की एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, ये अपवर्ड एक्सेलरेशन है। इफ द केबल हैव टू सपोर्ट ए टोटल वेट ऑफ 2000 kg, इसका मास है 2000 kg, ठीक है। देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हमें बताना फिर से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसमें टेंशन है ना, जैसा कि मैंने अभी बोला, चूंकि ऊपर जा रहा है टेंशन अभी mg नहीं होगा, mg प्लस ma होगा, यानी रस्सी में जो टेंशन है वो आएगा mg प्लस ma, यानी रस्सी में जो टेंशन होगा वो होगा m × g प्लस a, राइट। सो m आपका 2000 kg, g का वैल्यू 10 है, a का वैल्यू है 1.5, यानी टेंशन आया 2000 × 11.5। सो दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस रस्सी में टेंशन। अब स्ट्रेस निकालते हैं, स्ट्रेस होता है टेंशन बाय एरिया, सो स्ट्रेस होगा टेंशन बाय एरिया। तो हमें एरिया ही निकालना, क्वेश्चन कह रहा है वायर का एरिया, तो एरिया आएगा ना टेंशन बाय स्ट्रेस, ठीक है। तो बताओ टेंशन बाय स्ट्रेस, सो टेंशन बाय स्ट्रेस। अब अगर आप स्ट्रेस लोगे ना ब्रेकिंग स्ट्रेस, अगर आप टेंशन लोगे ना ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो ये मिनिमम एरिया होगा। सो बता एरिया कितना होगा, तो टेंशन आपका बच्चों आया है 2000 × 11.5 डिवाइड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस है 7 × 10⁷, राइट। तो अगर हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया कितना आएगा, लेकिन आपका आंसर मीटर स्क्वायर्स में आ जाएगा, ठीक है। जब आप लिखेंगे ये आता है अराउंड, ये जब आप इनको सॉल्व करेंगे ये तकरीबन आता है 3234.5 के अराउंड आता है, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा, जब आप सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखोगे तो पहला ऑप्शन आपका आएगा 3.23 आएगा, बिकॉज मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में मल्टीप्लाई करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। शायद यहाँ और भी एक टर्म है शायद। तो फाइनली जब आप इसको अच्छे से एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 3.23। पहले जब आप एरिया ये चीज जब आप निकालोगे ये मीटर स्क्वायर में आएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 10⁻⁴ से, ताकि आपका आंसर सही आए। यानी अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे यू हैव टू मल्टीप्लाई, इस चीज को मल्टीप्लाई करो 10⁻⁴ से, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। फिर जब आप ये कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर सिंपली 3.23 आएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39, ए माइल्ड स्टील वायर ऑफ लेंथ 12 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल बिटवीन द टू पिलर्स। ये अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, दो पिलर्स के बीच में आपने एक तार रखी है जिसकी लेंथ है 12, ठीक है। ए स्मॉल मास एम इज केप्ट सस्पेंडेड, मिड पॉइंट पे आपने एक स्मॉल मास रखा हुआ है जिसकी वजह से ही नीचे आ गया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, जिसमें आपने स्ट्रेन जो निकाला था वो आया था x² डिवाइडेड बाय 2l², x² / 2l²। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 16 पे जा सकते हैं आप, वहां पे हमने स्ट्रेन निकाला था। अब लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी चेंज है, अब यहाँ पे मास m आपने लटका के रखा है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है if the extension the wire within the elastic limit then depression at the midpoint of the wire is, हमें बताना कि ये डिप्रेशन कितना होगा, ये x आपका कितना होगा, राइट, ये डिप्रेशन हमें निकालना। तो सीधी सी बात है, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एक रस्सी है, इसको मास अटैच किया, ये नीचे चली गई, हमें ये डिप्रेशन x आपको निकालना है। तो टोटल लेंथ है 12, यानी ये लेंथ है l और ये लेंथ है बच्चों आपकी l, राइट। अब ऑलरेडी हम जानते हैं कि स्ट्रेन x² / 2l² है, ये ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं पिछले वाले क्वेश्चन में, x² / 2l² आपका स्ट्रेन है। तो दैट मीन सबसे पहले अगर हम निकालेंगे यंग्स मॉडुलस होता है ना स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, हमें आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ mg, यंग्स मॉडुलस और एम। सो यंग्स मॉडुलस आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, ठीक है। स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, इस रस्सी में जो फोर्स है वो टेंशन है, सो कैन से इट इज टेंशन बाय एरिया। स्ट्रेन ऑलरेडी आप निकाल चुके x² / 2l² के बराबर, ये ऑलरेडी आप निकाल चुके x² / 2l², राइट। तो दैट मींस अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे ये बनेगा T/A × 2l² / x², ठीक है बच्चों। अब देखिए हम पहले टेंशन निकालेंगे, बिकॉज वी हैव एक्चुअली हमें x निकालना है, ये डिप्रेशन x। तो इसके लिए हम टेंशन निकालेंगे। तो टेंशन कैसे हम निकाल सकते हैं,
टेंशन अगर हम देखेंगे बच्चों, मान लो ये एंगल है थीटा, सपोज ये एंगल भी थीटा है, तो इधर टी लगेगा, यहां से होगा टी का साइन कंपोनेंट टी साइन थीटा, यहां से टी का कॉस कंपोनेंट टी कॉस थीटा। अगर ये टेंशन टी है, इधर आएगा टी कॉस थीटा, ऊपर बच्चों आएगा टी साइन थीटा। अब ऊपर टोटल कितना है, 2t साइन थीटा। सो 2t साइन थीटा जो है वो बच्चे वेट के बराबर होगा mg के बराबर। तो यहां से अगर हम निकालेंगे 2t, चूंकि एंगल स्मॉल है, सो साइन थीटा के बदले आप बच्चों tan थीटा भी लिख सकते हैं। सो 2t tan थीटा इक्वल टू mg के बराबर। ठीक है, तो अब बताइए tan थीटा किसके बराबर होगा। अगर ये वाला ट्राइंगल हम लेंगे, tan थीटा होगा ना परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है x और बेस है l, बिकॉज आधी लेंथ है l, आधी लेंथ है l। सो tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी x बाय l। सो tan थीटा के बदले बच्चों आप लिखेंगे 2t इंटू x बाय l, ये आएगा mg के बराबर। तो यहां से t का वैल्यू बेसिकली हम निकाल रहे हैं, तो t का वैल्यू क्या आएगा, mgl डिवाइड बाय 2x, mgl डिवाइड बाय 2x विल बी द टेंशन। तो टेंशन का वैल्यू अब हम यहां डाल देंगे, तो यहां पे आएगा बच्चों mgl डिवाइड बाय 2x, साथ में एरिया भी है, तो बच्चों यहाँ पे 2l स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर अपना साथ में है। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा, फाइनली यंगस्ट मॉडल जो हमारा आएगा ये बन जाएगा ट्वाइस mgl क्यूब डिवाइड बाय, या 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 को रहने दें, सो ये बन जाएगा mgl क्यूब डिवाइड बाय x क्यूब इंटू e। तो बस x ही हमें निकाला था, तो x क्यूब बच्चों किसके बराबर आएगा, mgl क्यूब डिवाइड बाय a इंटू y के बराबर। अब जब क्यूब इधर जाएंगे, ये क्यूब रूट बनेगा, ये बनेगा क्यूब रूट ऑफ mg बाय ay और l आएगा बाहर, यानी क्यूब रूट ऑफ mg बाय ay या क्यूब रूट ऑफ mgl क्यूब बाय ay, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके सवाल का सही जवाब आएगा, mgl क्यूब बाय ay का क्यूब रूट। सो ये ऑलरेडी हम पहले क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, वहां पे मैंने स्ट्रेन निकाला था क्वेश्चन नंबर 16 में। Now question number 40, a stone of mass m tied to one end of the thread of the length L, the diameter of the thread is d and it's suspended vertically. The stone is now rotated in a horizontal plane, makes an angle of theta with the vertical. The increase in length of the wire, हमें बताना increase in length wire में क्या होगा। हम जानते हैं increase in length जो हमारा होता है that is always equal to FL by AY के बराबर, ये आपको पता होना चाहिए। अब F कौन सा फोर्स है, F है रस्सी में टेंशन, तो रस्सी का टेंशन आप कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे ऑलरेडी इसने डायग्राम पे ही रिजॉल्व किया हुआ है। टी साइन थीटा किसके बराबर है, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। टी कॉस थीटा किसके बराबर दिया है, एम जी के बराबर। अगर हम इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं है, एक पेंडुलम है, इसको हम घुमा रहे हैं सर्कल में, है ना, सर्कल में घुमा रहे हैं। हमें बताना इस रस्सी में इंक्रीमेंट इन लेंथ कितना होगा, तो हम जानते हैं इंक्रीमेंट इन लेंथ होता है FL by AY के बराबर, डेल्टा है। अब F कौन सा फोर्स है, वो रस्सी में टेंशन है, टेंशन कहां से निकालेंगे, यहां से। सो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा mg का स्क्वायर प्लस mr ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पे टी स्क्वायर अगर कॉमन निकालेंगे, अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी टी स्क्वायर किसके बराबर आया, mg का स्क्वायर प्लस mr ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो टी आएगा अंडर रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस mr ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, बस टी का वैल्यू बच्चों यहाँ पे डालेंगे। सो व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन लेंथ, f के बदले टी डालेंगे, यानी अंडर रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस mr ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू लेंथ डिवाइड बाय एरिया। व्हाट इज द एरिया, एरिया होता है पाई डी स्क्वायर बाय 4 या पाई आर स्क्वायर, यानी आई विल राइट पाई डी स्क्वायर बाय 4 और साथ में आएगा यंगस्ट मॉडुलस y। तो y बच्चों ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो बताओ कौन सी ऑप्शन सही आएगी। सो इट्स आई थिंक ये वाली ऑप्शन 4 अंडर रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस mr ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर y, ऑप्शन नंबर 2 जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। When a planet rolls around the sun, its aerial velocity is constant, linear velocity is constant, angular velocity is constant. सीधी सी बात है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एरिया पर यूनिट टाइम। एंगुलर वेलोसिटी कहां कांस्टेंट होती है, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है एंड सो आपने पढ़ा होगा। 42 which of the following graphs currently represent the variation of the gravitational field with distance r, ठीक है, from the center of spherical shell के अंदर फील्ड 0 होता है, यानी अंदर फील्ड 0 होगा, सरफेस पे मैक्सिमम, उसके बाद फील्ड कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। A body weighs 72 Newton on the surface of Earth. What is the gravitational force on it at a height equal to half the radius of Earth? जमीन की सरफेस पे बॉडी का वेट दिया गया है, जमीन की सरफेस पे बॉडी का वेट चूंकि mg के बराबर होता है, और वो बच्चों दिया गया है 72 न्यूटन के बराबर। हमें बताना एक ऐसी हाइट, किस हाइट पे,
r by 2 हाइट पे इसका वेट कितना होगा। तो बताइए r by 2 हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगी, g डिवाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो बताइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगी इस हाइट पे, g डिवाइड बाई 1 प्लस एच के बदले आएगा r by 2 डिवाइड बाई r का होल स्क्वायर। सो r कैंसिल होगा, ये बना g डिवाइड बाई 1 प्लस 1 by 2 का होल स्क्वायर, राइट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस हाइट पे बनेगी 3 by 2 का स्क्वायर, है ना। तो ये बन जाएगा g बाई 3 स्क्वायर इज 9, यानी 4g बाई 9 के बराबर। यानी नया वेट जो होगा वो होगा mgh के बराबर, यानी m इंटू व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 4g बाई 9, 4g बाई 9। अब बच्चों mg का वैल्यू डालेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mg, 72, यानी 72 इंटू 4 बाई 9। सो 9 8 आर 72, 8 4 आर 32, यानी 32 न्यूटन विल बी द वेट। 44, a particle of mass m is kept at rest at a height 3r from the surface of earth। जमीन की सरफेस से 3r हाइट पे आपने एक पार्टिकल रखा है, ठीक है, जो कि रेस्ट में है। r is the radius of the earth, अर्थ का रेडियस है r। The minimum speed with which it should be projected, हमें इसको कम से कम कितनी स्पीड देनी पड़ेगी, कम से कम कितनी स्पीड देनी पड़ेगी, so that it does not return back, ताकि ये वापस ना आए, यानी इन्फिनिटी पे चला जाए। सो फिर से वही कहानी, k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। सो व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ ऑफ m इनटू v स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी दैट इज माइनस g, मान लो अर्थ का मास है m, इधर m है, जी एम एम डिवाइड बाई, बताइए सेंटर से यहां तक की दूरी कितनी है, 4r, है ना। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली इसको इन्फिनिटी पे ले जाना है, तो यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 बनेगी, है ना। हम बिकॉज हमें कम से कम वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तो फाइनली जब ये एस्केप करेगा या इन्फिनिटी पे जाएगा, वहां पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 mv स्क्वायर किसके बराबर आया, जी एम m डिवाइड बाई 4r। क्या mm आपका कैंसिल हो गया, यस सर। सो 2 1s are 2 2s are, सो v स्क्वायर का वैल्यू आया gm बाई 2r, यानी v का वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ gm बाई 2r, यानी gm बाई 2r ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दैट इज करेक्ट। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन, आपके पास एक पार्टिकल ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d, एक पार्टिकल है जो कि डिस्टेंस d या l पे ऑलरेडी मेंशन है, from one end of the rod with length L and mass is m, rod का मास m है, find the magnitude of the gravitational force on m, हमें इस पे बताना ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है दैट इज वैलिड फॉर, या तो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम इस रॉड के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। एक छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ पे लिया, कितनी दूरी पे, x की दूरी पे। इस छोटे से टुकड़े पे इस पे फोर्स निकालेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज इट। पहले इस छोटे से टुकड़े का मास कितना होगा, पूरी लेंथ का मास है m, यूनिट लेंथ का मास होगा m बाई एल। इसकी लेंथ अगर dx है तो dx का मास कितना होगा बच्चे, m बाई एल इंटू dx। ये आपका छोटा सा मास dm हो गया इसका। अब dm और इसके बीच में फोर्स कितना होगा, स्मॉल फोर्स, दैट इज g dm, इसका मास अगर dm है इंटू इसका मास अगर m है, divided by x square, x is the distance, this is the force between this element and the point mass। उसके बाद इंटीग्रेशन से टोटल फोर्स हम निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पे पहले हम वैल्यू डालेंगे, ये बनेगा gm डिवाइड बाई x स्क्वायर, dm का वैल्यू क्या डालेंगे आप, वो m बाई एल इंटू dx, m बाई एल इंटू dx। तो टोटल फोर्स क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, कांस्टेंट जो है वो बाहर निकालो, gm m बाई एल बाहर निकालो, इंटीग्रेशन बच्चों होगी 1 बाई x स्क्वायर की, ये ऊपर चला जाएगा, हम इसको लिखेंगे x रेज पावर -2 dx। लिमिट देखिए, पहला एलिमेंट हम यहां लेंगे, लास्ट वाला यहां लेंगे। सो पहला एलिमेंट यहां से कितनी दूरी पे, l की दूरी पे है, लास्ट वाला एलिमेंट 2l की दूरी पे है, तो लिमिट जाएगा l से 2l तक। तो आपका आंसर जो आएगा दैट इज gm m बाई एल, x रेज पावर -2 की इंटीग्रेशन होगी, x रेज पावर -2 प्लस 1 यानी x रेज पावर -1 डिवाइड बाई -1, लिमिट जाएगा l से 2l तक। तो बच्चों बताओ यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बाहर निकाल लो, तो ये बनेगा -gm m बाई एल, 1 x रेज पावर -1 हुआ 1 बाई x, लिमिट जाएगा बच्चों l से 2l तक। तो बताओ आंसर क्या है हमारा, दैट इज -gm m बाई एल, यहाँ पे आएगा 1 बाई 2l -1 बाई l, राइट। तो फाइनली ये जो है ये आएगा -gm m बाई एल, l अगर आप l बाहर निकालेंगे तो l स्क्वायर बनेगा, है ना, l स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे क्या है 1/2 -1 यानी -1/2, तो माइनस माइनस प्लस होगा, gmm बाई 2l स्क्वायर। सो gmm बाई 2l स्क्वायर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो फाइनली आज का डिस्कशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आगे।